पूजा, है ना। साक्ष्य की स्वीकारता से संबंधित अनिवार्य नियम किसमें शामिल है? साक्ष्य कानून की धारा 31, साक्ष्य कानून की धारा 60, 32 और 61। राइट आंसर, टाइम स्टार्ट्स नाउ। जल्दी से आंसर दो पूजा। यस, साक्ष्य की स्वीकारता संबंधित अनिवार्य नियम इसमें से किसमें शामिल है? 30 का आंसर है। आंसर दो पूजा। साक्ष्य कानून की धारा 32, सेक्शन 32 है ना। हाँ, बी, साक्ष्य कानून की धारा 32। भारत साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 32 साक्ष्य की स्वीकारता से संबंधित अनिवार्य नियम शामिल है, क्योंकि इस धारा में ऐसे व्यक्तियों का कथन प्रावधान थे जिन्हें साक्ष्य में बुलाया नहीं जा सकता। हाँ, गुड इवनिंग सुनंदा, आज लेट हो गई आप आने में, क्या बात है? चलो कोई बात नहीं, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31। ओके, 31 देखेंगे। निम्न में से कौन सा वाद मृत्युकालिक घोषणा से संबंधित नहीं है? रतन गौड़ बनाम बिहार राज्य, पाणीबेन बनाम गुजरात राज्य, सीताराम बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, कौशल राव बनाम महाराष्ट्र राज्य। गिव द राइट आंसर, टाइम इज नाउ। 31 का आंसर दो बेटा। 31 यह आया था उत्तराखंड पीसीएस जूनियर फिल्म 2011 में। 30 का बी कहा था, ठीक है पूजा। 31 का आंसर दो फर्स्ट। आवाज आ रही है मेरी प्रॉपर? ओके, 31 का आंसर दो। उत्तराखंड पीसीएस जूनियर फिल्म 2011 में आया था। सीताराम बनाम उत्तर प्रदेश राज्य। ओके, 31 का सी कहा सुनंदा ने, बिल्कुल सही। सीताराम बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, बिल्कुल सही आंसर दिया आपने। यस, सीताराम बनाम उत्तर प्रदेश राज्य का मामला जो है पुलिस की उपस्थिति में संस्वीकृति से संबंधित है, और जबकि शेष तीनों बाद मृत्युकालिक घोषणा से संबंधित हैं। ठीक है, ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 32। इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 की धारा 32 के अंतर्गत एक व्यक्ति का कथन जो मर चुका है, सुसंगत है, मर चुका है ना, जो है नहीं अब, यदि वह किसी अन्य व्यक्ति की मृत्यु कारण के संबंध में है, यदि वह स्वयं की मृत्यु या किसी अन्य व्यक्ति की मृत्यु कारण के संबंध में है, यदि वह स्वयं की मृत्यु के कारण के संबंध में, उपरोक्त में से कोई नहीं। बताइए जल्दी से। 32 राजस्थान जुडिशरी सर्विसेज फिल्म 2015 में क्वेश्चन पूछा गया था। आज लगता है लोगों का नेट नहीं चल पा रहा है, क्योंकि लिंक तो डाल दी गई थी। 32 का आंसर दिया है दोनों ने, पूजा और सुनंदा है जुड़ी। 32 का सी, यदि वह स्वयं की मृत्यु के कारण के संबंध में है, यदि वह स्वयं की मृत्यु के कारण के संबंध में है। यदि वह स्वयं की मृत्यु के कारण के संबंध में है, ठीक है। नाउ 32 का सी हो गया, ठीक है। नाउ 33, भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत मृत्युकालिक कथन ग्राह्य नहीं है यदि वह मृत्यु के कारण संबंधित हो, वह मृत्यु के किसी विवाद संबंधित हो, न्यायालय की राय में अभी कथन करता सक्षम नहीं है, उपरोक्त में से कोई नहीं। बताइए 33। यह आया था आपका उत्तराखंड पीसीएस जूनियर फिल्म 2008 में। ओके, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 32(1) के में मृत्युकालिक कथन के संबंध में प्रावधान दिया गया है। मृत्युकालिक कथन के ग्राह्य होने के लिए निम्नलिखित शर्तें आवश्यक हैं। कथन किसी व्यक्ति द्वारा अपनी मृत्यु के कारण के बारे में होना चाहिए। दूसरा, कथन उस संभार की किसी परिस्थिति के बारे में किया गया हो जिसके फलस्वरूप उसकी मृत्यु हुई है। धारा 32 क्लॉज 1 में न्यायालय की राय में कथन करता है कि सक्षमता का उल्लेख नहीं है। ठीक है, ओके। गुड इवनिंग रोमिका, जल्दी से आंसर दीजिए इसका। 33 का ग्राह्य नहीं है। 33 का बी का, वह मृत्यु किसी संवाद संबंधित हो, कथन ग्राह्य नहीं है कहा है, ग्राह्य नहीं है, तो न्यायालय की राय में कथन करता सक्षम नहीं है। सी आंसर इज करेक्ट। कथन ग्राह्य नहीं है यदि न्यायालय की राय में कथन करता सक्षम नहीं है, तो वो ग्राह्य नहीं होगा। सही है, इसलिए आंसर क्या हो गया? सी इज करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 34। किसी घायल व्यक्ति का कथन मृत्यु पूर्व कथन के रूप में अभिलिखित किया जाता है, परंतु यदि वह जीवित रह जाता है तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम के किस उपबंध के अधीन
उक्त कथन ग्राह्य है। सेक्शन 32 क्लॉज 1, सेक्शन 144, सेक्शन 85 और सेक्शन 157। अपन ने इसको पहले देखा था, बताइए जल्दी से। 34 उत्तराखंड पीसीएस जूनियर प्रीलिम्स 2015, यदि व्यक्ति जीवित रह गया तो वो कथन कहाँ? भरत दुबे, गुड इवनिंग बेटा। कहाँ ग्राह्य होगा यदि व्यक्ति जीवित रह जाता है? क्योंकि वो अब मृत्युकालिक कथन तो नहीं है, तो फिर कौन सा कथन कहाँ ग्राह्य हो जाएगा? वो थैक्सिस बिल्कुल सही कहा, भूमिका ने फास्ट कहा। 34 का डी सेक्शन 157 के अंतर्गत वो ग्राह्य हो जाएगा। बहुत बढ़िया। नाउ ओके, आई एम साना खान सर। अच्छा ओके साना, तुम अलग अलग नंबर से ट्राई करती हो ना। चलो, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 34। मृत्युकालिक कथन बिना संपुष्टि के दोष सिद्धि का एकमात्र आधार नहीं हो सकता है। एक कमजोर साक्ष्य है, किसी भी अन्य साक्ष्य के समकक्ष है, किसी की विश्वसनीयता के लिए गहन समीक्षा की आवश्यकता है। निम्नांकित कूट की सहायता से सही उत्तर चुनिए। 1 4 3 4 2 3 केवल एक मृत्युकालिक कथन बताना है हमको। 35 में आंसर देना है। यूपीएपीओ 2005-2007। कौन कौन से कथन यहाँ पे मृत्युकालिक कथन से संबंधित हैं? कौन कौन से हैं बताइए। मृत्युकालिक कथन बिना संपुष्टि के दोष सिद्धि का एकमात्र आधार नहीं हो सकता। एक कमजोर साक्ष्य है, किसी भी अन्य साक्ष्य के समकक्ष है, की विश्वसनीयता के लिए गहन समीक्षा की आवश्यकता है। निम्नांकित पूरी सहायता से सही उत्तर चुनिए। बताइए जल्दी से। क्या आंसर दिया है आपने? 34, 35 का नहीं दिया अभी किसी ने ना। 35 के लिए ट्राई करो। 35 का डी केवल एक, पूजा ने कहा बिना संपुष्टि के दोष सिद्धि एकमात्र आधार नहीं हो सकता। नहीं, सी आंसर है 3 और 4। 3 और 4 सही है। किसी भी अन्य साक्ष्य के समकक्ष है एक बात, दूसरा किसी की विश्वसनीयता के लिए गहन समीक्षा की आवश्यकता है। दोनों आवश्यक हैं। इसी मृत्युकालिक कथन में ये दोनों भी शामिल रहेंगे, इसलिए 3 4 सही है। ये किसमें कहा गया था? केस था इसमें रामनाथ माधव प्रसाद बनाम स्टेट ऑफ एमपी के बाद में सुप्रीम कोर्ट ने निर्धारित किया कि मृत्युकालिक कथन कोई दुर्बल साक्ष्य नहीं है। यदि वह विश्वसनीय हो, तारतम्यपूर्ण तथा अंतर्विरोध मुक्त हो, तो वह दोष सिद्धि का एकल आधार हो सकता है। मतलब यह है कि साक्ष्य एक तो, दूसरा विश्वसनीयता की समीक्षा की आवश्यकता पड़ेगी। तो सी आंसर बिल्कुल सही है। नाउ क्वेश्चन नंबर 36। उसकी हत्या के लगभग 6 माह पूर्व मृतक ने पुलिस अधीक्षक जबलपुर को पत्र लिखा था, जिसमें उसने संरक्षण देने के लिए यह अभिकथन करते हुए आग्रह किया था कि उसको का से क्षति की आशंका थी और वह अपने जीवन के भय में था। पत्र खालिस्तान धारा के अंतर्गत ग्राह्य है। 5 8 6 32। गिव द राइट आंसर। टाइम स्टार्ट्स नाउ। 6 क्वेश्चन नंबर 36। मध्य प्रदेश अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रीलिम्स 2010 में क्वेश्चन पूछा गया था। इस सेक्शन के अंतर्गत आएगा ये। ओके, 36 का डी कहा, और पूजा ने कहा, सुनंदा ने, और अभी दोनों के आंसर आए हैं। ठीक है, और साना ने इसमें कुछ नहीं कहा है। कौन से क्वेश्चन का आंसर दिया साना ने? 32। सेक्शन 32 इज करेक्ट। ठीक है, रोमिका ने भी कहा 36 का बी। 36 का बी नहीं है रोमिका, 36 का डी है। डी है। और साना ने भी कहा। ओके, 37। मृत्युकालिक कथन साक्ष्य के रूप में अग्राह्य होता है यदि वह अपूर्ण है, मौखिक है, पुलिस अधिकारी द्वारा अभिलिखित है, संकेतों द्वारा अभिव्यक्त है। अपूर्ण है, मौखिक है। बताइए कौन सा अग्राह्य होगा? अग्राह्य होने की क्या कंडीशन हो सकती है? 37। उत्तर प्रदेश लोअर सप्लीमेंट 2002 में क्वेश्चन पूछा गया था। रोमिका ने कहा 36 का डी सही है। रोमिका, आप 37 का आंसर दो फास्ट। 37 का ए बिल्कुल सही है। साना, अपूर्ण है यदि, तो वो मृत्युकालिक कथन साक्ष्य में अग्राह्य हो जाएगा। बाकी मौखिक है तो भी ग्राह्य है, पुलिस अधिकारी द्वारा अभिलिखित है तो भी ग्राह्य है, संकेत द्वारा अभिव्यक्त है तो भी ग्राह्य है। हर कंडीशन में ग्राह्य है, लेकिन अपूर्ण है तो ग्राह्य नहीं है। चलिए, क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 38। भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत संस्वीकृति गठित करने के लिए आवश्यक है कि अवगतन या तो अपराध के रूप में स्वीकार करें या अपराध गठित करने वाले सभी सारवान तथ्यों को स्वीकार करें। उपरोक्त दृष्टिकोण प्रीवी काउंसिल के द्वारा निम्नलिखित किस बात में अभियुक्त किया गया था? जॉन मैकिन बनाम अटॉर्नी जनरल, पकाला नारायण स्वामी बनाम एम्परर, HHB गिल बनाम किंग एम्परर, और QE बनाम अब्दुल्ला। गिव द राइट आंसर। टाइम स्टार्ट्स नाउ। 38 का आंसर दो फास्ट। यदि आपको है आइडिया तो बताइए, तो बताता हूं मैं।
उत्तर प्रदेश सिविल जज 2006 में क्वेश्चन पूछा गया था, इस केस में ऐसा हुआ था, संस्वीकृति गठित करने के लिए आवश्यक है कि अभिकथन या तो अपराध के रूप में स्वीकार करें या अपराध गठित करने वाले सभी सार्वधान तथ्यों को स्वीकार करें। ठीक है, बताइए आंसर। ओके, 38 का ए कहा है पूजा ने, 38 का सी कहा है नेहा ने, और 38 का बी कहा है साना ने, 38 का बी कहा है रोमिका ने। ओके, बी इज करेक्ट आंसर। पकाला नारायण स्वामी बनाम एम्परर का जो वाद है इससे संबंधित है 38। नाउ क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 39। मृत्युकालिक कथन हो सकता है मौखिक हो सकता है, लिखित हो सकता है, संप्रेषण के किसी पर्याप्त तरीके में हो सकता है, उपरोक्त सभी हो सकते हैं। बताइए मृत्युकालिक कथन कैसा हो सकता है? यूपीएपीओ प्रीलिम्स 2015। ओके, 39 का आंसर जल्दी से दो। थर्टी नाइन का दी दिया है रोमिका ने और नेहा, पूजा और भारत। एवरीबडी इज करेक्ट। उपरोक्त सभी माध्यम हो सकते हैं मौखिक मृत्युकालिक कथन के लिए। ठीक है ना। हाँ, क्वेश्चन नंबर 40 है, पकाला नारायण स्वामी बनाम एम्परर का वाद संबंधित है विबंध के सिद्धांत से, सह अपराधी से, मृत्युकालिक कथन से और प्रतिपरीक्षण से। ये सबको पता हुआ, बताइए जल्दी से। 40 ये आया था आपका यूपी एपीओ 2002, 2007, यूपी सिविल जज 2003, उत्तरांचल सिविल जज 2002, एमपी सिविल जज 1993। 4 टाइम, कई बार रिपीट हुआ है। अच्छा क्वेश्चन है। पकाला नारायण स्वामी बनाम एम्परर का वाद संबंधित है, किससे संबंधित है? थाना। 39 का डी सही है, 40 का सी सही है। ओके, 40 का सी किसने सही कहा? रोमिका ने, भारत ने। और नेहा कह रही है 40 का बी। बेटा बी नहीं है, सी आंसर इज करेक्ट। मृत्युकालिक कथन डिटाइन डिक्लेरेशन से संबंधित है पकाला नारायण स्वामी बनाम एम्परर का वाद। ठीक है, सुनंदा ने भी कहा 40 का सी। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 41। जहां जलने के कारण एक मरणासन्न विक्षिप्त मस्तिष्क वाली विवाहिता महिला के चिकित्सीय प्रमाण पत्र में उसे तत्समय एक अभिकथन के लिए मानसिक स्थिति के लिए तो नहीं वरन शारीरिक स्वास्थ्य स्वस्थ घोषित किया गया था। निम्नलिखित में से किस बात में न्यायालय ने कहा कि उसका अभिकथन विश्वसनीय नहीं है? रविचंद्र बनाम पंजाब राज्य, श्रीपत राव बनाम महाराष्ट्र राज्य, उका राम बनाम राजस्थान राज्य, बलदेव राज बनाम हिमाचल प्रदेश राज्य। बताइए राइट आंसर बताइए 41 का। यूपीएपीओ 2007 ऐसा किस केस में हुआ था? 41। का सी कहा है साना ने, 41 का डी कह रही है नेहा, 41 का ए इज करेक्ट आंसर। ए इज करेक्ट आंसर। रविचंद्र बनाम पंजाब राज्य, रविचंद्र बनाम पंजाब राज्य के मामले में उच्चतम न्यायालय ने कहा था उक्त कथन को विश्वसनीय नहीं माना था, इसलिए रविचंद्र बनाम पंजाब राज्य का मामला है। इसे करेक्ट कर लेना, ध्यान कर लेना इसको, है ना। नाउ क्वेश्चन नंबर 42। अपनी पत्नी को यह बताकर कि पा की पत्नी ने उसको देय भुगतान प्राप्त करने के लिए बुलाया था, का अपने घर से जाता है। 2 दिन बाद उसका खंडित शव एक ट्रक में पाया जाता है। का की हत्या के लिए पा के विचारण में का द्वारा उसकी पत्नी को दिया गया कथन अग्राह्य है, अंशतः ग्राह्य है, ग्राह्य नहीं है क्योंकि का की मृत्यु से सीधा संबंध नहीं है, ग्राह्य है क्योंकि का की मृत्यु में परिणत हुए संव्यवहार की परिस्थिति से संबंधित है। अच्छा क्वेश्चन है। द राइट आंसर टाइम स्टार्ट्स नाउ। 42 का आंसर दो फटाफट। मध्य प्रदेश सिविल जज 1996। ओके, वेलकम बेटा भूमिका। 42 जो उसने कथन कहा था मरने से पहले अपनी पत्नी से कह गया था, वो क्या ग्राह्य है? अभी तक आंसर नहीं आया है, नेट स्लो चल रहा लगता है। 42 का डी लगभग सबने कहा है। टोमिका, नेहा, भरत और सुनंदा बिल्कुल सही बेटा। ग्राह्य है क्योंकि का की मृत्यु में परिणत हुए संव्यवहार की परिस्थिति से संबंधित है, क्योंकि वो मरने से पहले उससे कह के यही गया था कि वो फलाने से क्या लेने जा रहा है, उधार लेने जा रहा है। नाउ क्वेश्चन नंबर 43। ये देखिए, भारतीय साक्षरता अधिनियम की नियम धाराओं के अंतर्गत कुछ तथ्यों की सुसंगतता के विषय में प्रावधान दिए गए हैं। सूची 1 और सूची 2 को मिलाना है, शायद सही उत्तर चुनना है हमको। हस्तलेख विशेषज्ञ की राय 22, एक ऐसे व्यक्ति द्वारा किया गया सुसंगत तथ्य का किया गया कथन जो मर गया है, मिल नहीं सकता है। 47, दांडिक मामला में पूर्णतः अच्छा चरित्र और दस्तावेजों के अंदर वस्तु के बारे में मौखिक स्वीकृतियां, इनको मिलाना है। कूट मैं आपको बता देता हूँ, कूट यहाँ है। ठीक है, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन था, 2 पार्ट में बांट दिया ताकि आप लोगों को अच्छे से दिख पाए।
तो उसको कूट बाद में देखना, पहले इसको मिला लीजिए जोड़ियां। जोड़ी मिला 43 की। ओके, ये कब आया था आपका? उत्तर प्रदेश सिविल जज 2006 में आया है। हाँ, 43 का आंसर क्या दिया है? ए मतलब 2341 नेहा ने कहा और ओमिका ने कहा बिल्कुल सही, एग्जैक्टली। हस्तलेख विशेषज्ञ की राय 47 में है। एक ऐसे व्यक्ति द्वारा दिया गया सुसंगत तथ्य का किया गया कथन जो मर गया है, मिल नहीं सकता है, 32 में है। और दांडिक मामलों में पूर्णतः अच्छा चले तो सेक्शन 53 में है। और दस्तावेजों की अंतर वस्तु के बारे में मौखिक स्वीकृतियां सेक्शन 22 में है। तो अपन सही आंसर क्या लगाएंगे यहाँ पे? सही आंसर लगाएंगे ए, 2341 इज करेक्ट आंसर। नाइस, अच्छा है 2341। नाउ क्वेश्चन नंबर 44, निम्न वादों में से कौन सा एक मृत्युकालिक घोषणा सम्मत नहीं है? क्वीन इंप्रेस बनाम अब्दुल्ला, पकाला नारायण स्वामी बनाम किंग एम्परर, जफर बनाम उत्तर प्रदेश राज, रतन गौड़ बनाम बिहार राज। कौन सा मृत्युकालिक घोषणा से संबंधित नहीं है? 3 होंगे, 1 नहीं होगा। कौन सा नहीं है बताइए? संबंधित नहीं है, कौन सा नहीं है बताइए? आपको आइडिया है? भूमिका ने कहा 44 का डी, ओके, नेहा ने भी कहा 44 का डी, हाँ, भरत दुबे ने कहा 44 का सी इज करेक्ट आंसर। जफर बनाम उत्तर प्रदेश का राज्य जो है, जफर बनाम उत्तर प्रदेश राज्य का ये मामला जो था 2003 का मामला है, सुप्रीम कोर्ट का मामला था ये। और भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 118 के अंतर्गत बालक साक्षी से संबंधित है ना, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? बालक साक्षी से संबंधित है। ये वाला क्या है संबंधित? तो बालक साक्षी से, ये बालक साक्षी से संबंधित है। बाकी सब मृत्युकालिक कथन है। क्वीन एम्प्रेस बनाम अब्दुल्ला, पकाल नारायण स्वामी बनाम किंग एम्परर और रतन गौड़ बनाम बिहार राज। नाउ क्वेश्चन नंबर 45, अब फिर 2 कूट हैं जिनको मिलाना है हमको और सहायता से क्वेश्चन के आंसर को चुनना है। मृत्युकालिक कथन स्टेट ऑफ राजस्थान बनाम पार्थू, हितबद्ध साक्षी भग्गा बनाम स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश राज, संस्कृतियां निशिकांत बनाम स्टेट ऑफ बिहार, विबंध BL श्रीधर बनाम KM मही रेड्डी। ऑप्शन तो आप बाद में बताता हूं मैं, पहले इनको मिलाओ, यदि आपको आइडिया है तो नहीं तो फिर अपन मिलाते हैं। एक 3 1 2 3 4, ओके, इसका आंसर अपने, हाँ, अब कूट देख लो आप पहले। 44 का इसका आंसर देखो, 46 का कूट देख लो आप जरा, कौन सा आपको मिल रहा है? यदि मिल रहा हो तो ठीक है, नहीं तो मैं बताता हूँ ना। देखो इसको, मृत्युकालिक कथन स्टेट ऑफ राजस्थान बनाम पार्थू, ये है। हितबद्ध साक्षी भग्गा बनाम स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश राज, संस्कृतियां निशिकांत बनाम स्टेट ऑफ बिहार, विबंध BL श्रीधर बनाम KM महारी रेड्डी। ये सब सही मिले हुए हैं, सब सही मिले हुए हैं। 1 2 3 4, 1 2 3 4 इस करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर क्या है? 1 2 3 4, ए के साथ 1, बी के साथ 2 और सी के साथ 3 और डी के साथ 4, इसलिए करेक्ट आंसर क्या गया? ए इज करेक्ट आंसर। पूजा ने कहा है और किसने कहा? किसी ने नहीं कहा। साना ने 45 का सी कहा था ना। चलो नाउ क्वेश्चन नंबर 47 आता है हमारा। प्रथम सूचना प्रतिवेदन लिखवाने वाले की मानसिक योग्यता का प्रमाण पत्र प्राप्त किए बिना पुलिस अधिकारी द्वारा प्रथम सूचना प्रतिवेदन के रूप में अभिलिखित मृत्युकालिक कथन। देखो, प्रथम सूचना प्रतिवेदन लिखवाने वाले की मानसिक योग्यता का प्रमाण पत्र प्राप्त किए बिना पुलिस अधिकारी द्वारा प्रथम सूचना प्रतिवेदन के रूप में अभिलिखित मृत्युकालिक कथन नहीं माना जा सकता, साक्ष्य में नहीं पढ़ा जा सकता। मृत्युकालिक कथन माना जा सकता है, साक्ष्य में ग्राह्य नहीं किया जा सकता। बताइए जल्दी से आंसर इसका 47 का। मध्य प्रदेश अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश फिल्म 2010 और 2015 में पूछा गया था, 2 बार रिपीट किया है ने उसी एग्जाम में।
प्रथम सूचना प्रतिवेदन लिखवाने वाले की मानसिक योग्यता का प्रमाण पत्र प्राप्त किए बिना पुलिस अधिकारी द्वारा प्रथम सूचना प्रतिवेदन के रूप में अभिलिखित मृत्युकालिक कथन। 46 का डी नहीं था, 46 का तो बेटा ए था, ए 46 का ए था। दीपक 47 का सी कह रहे हैं, बिल्कुल सही, 47 का सी सही है दीपक। मृत्युकालिक कथन माना जा सकता है, ठीक है। 47 का सी, 47 का सी हाँ सही है। दीपक ने कहा, सुनंदा ने कहा और पूजा ने कहा, ओके। और भरत भी कह रहे हैं, सही है, सही है भरत। हाँ, क्वेश्चन नंबर 48, द क्वेश्चन बिफोर द कोर्ट इज द कॉज ऑफ wreck of a ship, a protest made by the captain whose attendance cannot be produced is not a relevant fact. The judge cannot rely on it, can be proved by a hearsay evidence, is a relevant fact. Give the right answer. Time starts now. 48 बिहार पीसीएस जूनियर 1999, यह आपके सेक्शन 32 का दृष्टांत जा पे आधारित है। The question before the court is the cause of wreck of a ship, a protest made by the captain whose attendance cannot be produced. कैप्टन के द्वारा जो अटेंडेंस को रखा जाता था संभाल के, वो शिप के ऊपर। The question before the court is the cause of wreck of a ship, a protest made by the captain whose attendance cannot be produced is not a relevant fact. The judge cannot rely on it, can be proved by a hearsay evidence, is a relevant fact. क्या होगा 48 का? क्या वो relevant साक्ष्य होगा जो उसने कैप्टन ने अपना अटेंडेंस रजिस्टर बनाया था, जिसको संभाल के रखा था उसने? 48 का डी कहा है भरत ने, पूजा ने, नेहा ने नहीं कहा कुछ भी अभी तक। नेहा ने कहा 48 का सी, ओके। भरत और दीप रोमिका भी कह रही है 48 का डी, बिल्कुल सही है, डी इज करेक्ट आंसर। इज अ रिलेवेंट फैक्ट, वो सुसंगत साक्ष्य होगा, ठीक है, ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 49, साना ने कहा डी, बिल्कुल सही है साना। दीपक ने भी कहा 48 का डी, ओके। नाउ निम्नलिखित में से कौन सा बाद मृत्युकालीन घोषणा से संबंधित है? महबूब साहब बनाम किंग एम्परर, क्वीन एम्प्रेस बनाम अब्दुल्ला, कोटैया बनाम किंग एम्परर, एमसी वर्गीज बनाम पोनेन। 49 उत्तर प्रदेश सिविल 2012, यूपी एपीओ प्रीलिम्स 2011 और उत्तराखंड एपीओ 2010। कौन सा बाद है जो मृत्युकालीन घोषणा से संबंधित है इनमें से? 49 का बी कहा है, क्वीन एम्प्रेस बनाम अब्दुल्ला, रोमिका ने, नेहा ने और पूजा ने, बिल्कुल सही है। क्वीन एम्प्रेस बनाम अब्दुल्ला का बाद जो है ये मृत्युकालिक घोषणा से संबंधित है। वृंदा ने भी कहा, भरत दुबे ने भी कहा है और लगभग सबको पता है, मतलब ये, ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 50 आ जाता है हमारा। निम्नलिखित में से कौन सा ए के जन्म की तारीख निर्धारण हेतु सही है? ए के मृत पिता द्वारा किसी मित्र को लिखा हुआ पत्र जिसमें ए के जन्म के बारे में बताया गया था, सुसंगत तथ्य है। ए के मृत पिता द्वारा किसी मित्र को लिखा हुआ पत्र जिसमें ए के जन्म के बारे में बताया गया, सुसंगत तथ्य नहीं है। ए के मृत पिता द्वारा किसी मित्र को लिखा हुआ पत्र जिसमें ए के जन्म के बारे में बताया गया था, साक्ष्य में ग्राह्य नहीं है। उपरोक्त में से कोई नहीं। बताइए, अच्छा क्वेश्चन है, अपन ने इसको पढ़ा है अपने एविडेंस में, जल्दी बताइए। 50 क्वेश्चन 50 का आंसर, द राइट आंसर झारखंड सिविल जज प्रीलिम्स 2014। भूमिका ने कहा 50 का ए, ओहो। भरत ने कहा 50 का डी। ए इज करेक्ट आंसर, पूजा इज करेक्ट, भूमिका इज करेक्ट, दीपक इज करेक्ट, नेहा इज आल्सो करेक्ट। ए के मृत पिता द्वारा अपने मित्र को लिखा हुआ पत्र जिसमें उसने अपने पुत्र के जन्म के बारे में बताया था, सुसंगत तथ्य है और ग्राह्य भी है। 51 निम्नलिखित न्यायालयों में से कौन से एक न्यायालय ने मृत्युकालिक कथन पर पकाला नारायण स्वामी बनाम किंग एम्परर का बाद निर्णीत किया था? फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया, प्रिवी काउंसिल, मद्रास हाई कोर्ट, भारत का उच्चतम न्यायालय। पकाला नारायण स्वामी किंग एम्परर का बाद निर्णीत किया था किसने? फेडरल कोर्ट ने, प्रिवी काउंसिल ने, मद्रास हाई कोर्ट ने, भारत का उच्चतम न्यायालय ने। बताइए। मध्य प्रदेश 1989, 1989, यूपी लोअर सप्लीमेंट 2002 और उत्तराखंड पीसीएस जूनियर प्रीलिम्स 2012 में क्वेश्चन पूछा गया था। किसने इसको डिसाइड किया था? 51 का कहा नेहा ने, बी, बिल्कुल सही नेहा, फास्ट और गुड राइट आंसर। यूपी काउंसिल ने, प्रीवी काउंसिल ने दिया था इस पर निर्णय, पकाल नारायण स्वामी बनाम किंग एम्परर प्रभात। 51 का सी नहीं है पूजा, 51 का बी है, बी। मद्रास हाई कोर्ट ने नहीं दिया था पकाल नारायण स्वामी पे। मृत्युकालिक कथन संबंधित निर्देशक के बाद जो पकाल नारायण स्वामी बनाम किंग एम्परर निर्णय बस 1939 में प्रीवी काउंसिल ने दिया था।
और न्यायाधीश कौन थे? लॉर्ड एटकिन। न्यायाधीश थे लॉर्ड एटकिन। ओके, न्यायाधीश कौन था? लॉर्ड एटकिन। अपने काल में का द्वारा किए गए निम्न कथनों में से कौन सा एक कथन उसकी मृत्यु के पश्चात सुसंगत कथन हो सकता है? जिस मकान में का रहता है वह खा का मकान है। का को खा से 1000 रुपये लेना है। खा ने का की मानहानि की है। खा जिस जमीन को जोतता है वह का की है। अपने काल में का द्वारा किए गए निम्न कथनों में से कौन सा एक कथन उसकी मृत्यु के पश्चात सुसंगत कथन हो सकता है? द राइट आंसर। मध्य प्रदेश विभाजन 1986। वेलकम बेटा नेहा। 52 का क्या आंसर दिया है आपने? 52 का आंसर क्या है बताइए जल्दी से। 52 का बी नहीं है भरत, ए बी नहीं है रोमिका, ए आंसर इज करेक्ट। जिस मकान में का रहता है वह खा का मकान है। जिस मकान में का रहता है वह खा का मकान है, ये उसने कहा था। तो सेक्शन 32 का क्लॉज 3 के अनुसार ऐसा कथन सुसंगत होता है यदि वह करने वाले के हित के विरुद्ध हो, ठीक है, अथवा यदि वह साक्ष्य होता तो उसे किसी अपराध के लिए सजा या प्रतिकर देने के लिए दायित्व से फंसाता। अतः का द्वारा किया गया है कथन कि वह जो मकान है वो खा का है, ग्राह्य होगा क्योंकि वो उसके हित के विरुद्ध है। इसलिए यह आंसर सही है, इसका ए आंसर इज करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा अग्र निर्णय लेखा पुस्तकों की प्रविष्टियां कब सुसंगत है से संबंधित है? कौन सा अग्र निर्णय लेखा पुस्तकों की प्रविष्टियां कब सुसंगत है से संबंधित है? आर बनाम गोविंदा, पागल नारायण स्वामी बनाम किंग एम्परर, मोदी सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज, एल के अडवाणी बनाम सीबीआई। ये तो राइट आंसर। टाइम स्टार्ट नाउ, जल्दी से बताइए 53 का आंसर। उत्तराखंड एपीओ 2010 में क्वेश्चन पूछा गया था। ओके, 53 का सी कहा, मोदी सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज किसने कहा है? नेहा ने, और साना कह रही है 53 का डी। ओके, 53 का डी सही है, डी आंसर इज करेक्ट। एल के अडवाणी बनाम सीबीआई, साना इज करेक्ट। एल के अडवाणी बनाम सीबीआई, एल के अडवाणी बनाम सीडीआई 1998, सीबीआई 1998 का मामला है। क्रिमिनल लॉ जर्नल CRLJ 2556 दिल्ली का निर्णय लिखा पुस्तकों की प्रविष्टियों की सुसंगतता संबंधित है। जैन हवाला डायरी केस के नाम से विख्यात भी है ये मामला। यह मामला भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 34 पर निर्णीत है, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 54 आता है हमारा। एक बाद में एक साक्षी के परीक्षण और प्रतिपरीक्षण के उपरांत बात पत्र सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय में प्रस्तुत किए जाने के लिए वापस किया गया। उस न्यायालय में कार्रवाई प्रारंभ होने के पूर्व साक्षी की मृत्यु हो गई। उसकी अभिसाक्ष्य धारा 32 के अंतर्गत ग्राह्य है, धारा 33 के अंतर्गत ग्राह्य है, सेक्शन 6 के अंतर्गत ग्राह्य है और साक्ष्य में अग्राह्य है। बताइए जल्दी से। 54 मध्य प्रदेश हायर जुडिशियल सर्विस प्रीलिम 2010 किस सेक्शन के अंतर्गत ये ग्राह्य होगी? उसकी अभिसाक्ष्य किस सेक्शन के अंतर्गत ग्राह्य होगी? तो आंसर आया है रोमिका का 53 का डी, ठीक है। रोमिका 53 का डी, तो डी सही है। 54 का बी बिल्कुल सही, सेक्शन 54 का भी सुनंदा ने सही कहा, साना ने भी सही कहा, रोमिका, दीपक ने कहा 54 का ए, बी है बेटा, बी सेक्शन 33, सेक्शन 33 के अंतर्गत ग्राह्य है, सेक्शन 33 के अंतर्गत ग्राह्य है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 33 के अंतर्गत प्रश्नगत अभिसाक्ष्य ग्राह्य होगा। इस धारा के अंतर्गत किसी साक्ष्य में कथित तथ्यों की सत्यता को पश्चातवर्ती कार्रवाई में साबित किया जा सकता है यदि वह साक्षी मर गया है या मिल नहीं सकता है या वह साक्ष्य देने में असमर्थ हो गया है। नाउ क्वेश्चन नंबर 55। निम्नलिखित में से कौन सा कथन किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद मृत्युकालीन कथन के रूप में प्रमाणित किया जा सकेगा? उस व्यक्ति मृतक द्वारा दायर प्रथम सूचना रिपोर्ट, धारा 161 दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत उस व्यक्ति मृतक का लेखबद्ध कथन, उस व्यक्ति मृतक द्वारा कार्यपालिका मजिस्ट्रेट को दिया गया कथन, इनमें से सभी। बताइए कौन सा कथन किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद मृत्युकालीन कथन के रूप में प्रमाणित किया जा सकता है? मृत्युकालीन कथन के रूप में प्रमाणित किया जा सकता है। उस व्यक्ति द्वारा मृतक द्वारा दायर प्रथम सूचना रिपोर्ट, सेक्शन 167 CRPC, उस व्यक्ति द्वारा मृतक को कार्यपालिका मजिस्ट्रेट को दिया गया कथन, कौन सा? 55 का डी कह रहे हैं, बिल्कुल सही है। मध्य प्रदेश हायर जुडिशियल सर्विस प्रीलिम 2017 में क्वेश्चन पूछा गया था। डी इज करेक्ट आंसर। सारे के सारे कथन कैसे हो जाएंगे? उस व्यक्ति की मृत्यु के बाद तो काले कथन के रूप में प्रमाणित किए जा सकते हैं। 65 नहीं है दीपक, 55 हो। भूमिका दीपक इज करेक्ट, एवरीबॉडी इज करेक्ट। ओके, सबने सही आंसर दिया इसका, तो भाई क्या बात है, बहुत बढ़िया। इन विच केस स्टेटमेंट ऑफ रिलेवेंट फैक्ट बाय पर्सन हु इज डेड और
कैन नॉट बी फाउंड इज नॉट रिलेवेंट, इन विच केस स्टेटमेंट रिलेवेंट फैक्ट बाय पर्सन हु इज डेड कैन नॉट बी फाउंड इज नॉट रिलेवेंट, is not relevant, ध्यान देना, is not relevant when it relates to cause of death, when it is made in ordinary course of businesses, when it relates to existence of relationship, when it relates to crime weapon of another case. किससे वो सुसंगत नहीं होगा बताना है हमको. which case cannot of relevant fact person who is dead, जो dead हो गया है, cannot be found is not relevant, जो किससे रिलेवेंट नहीं होगा बताना है हमको. जल्दी से बताइए 56 का आंसर. क्वेश्चन नंबर 56. ये भी बिहार अतिरिक्त जिला सत्र न्यायाधीश फिल्म 2016 में क्वेश्चन पूछा गया था. ओके 56 का बी कह रहा है कोई. हाँ, रोमिका इज करेक्ट. 56 का डी आंसर बिल्कुल सही है. डी किसने दिया है? दीपक ने दिया है और रोमिका ने. डी इज करेक्ट. सब बाकी सब सही करेंगे इसको. When it relates to crime, when it relates to crime weapon of another case, किसी अन्य केस में का जो हथियार है उससे संबंधित है यदि, तो वो यहाँ पे रिलेट नहीं करेगा. ठीक है. In which case statement relevant fact by person who is dead or cannot be found is not relevant. तो उन्होंने कहा when it relates to crime weapon of another case, किसी अन्य केस से संबंधित है तो वो यहाँ सुसंगत नहीं होगा. Now क्वेश्चन नंबर 57. आने बा पर 1000 रुपये का बाद दायर किया तथा उसने अपनी लेखांकन डायरी में बा को इस रकम का ऋणी दर्शाया. इस तरह की प्रविष्टि, आने बा पर 1000 रुपये का बाद दायर किया तथा उसने अपनी लेखांकन डायरी में बा को इस रकम का ऋणी दर्शाया, इस तरह की प्रविष्टि सुसंगत नहीं है. सुसंगत है, साक्ष्य में उसका कोई मूल्य नहीं है, अस्वीकृत है. 57. मध्यप्रदेश 2013, बिहार पीसीएस जूनियर फिल्म 2009. ऐसी प्रविष्टि सुसंगत है कि नहीं है? 57 का आंसर दे रहे हैं ए भरत जी. 57 का बी आंसर इज करेक्ट. रोमिका इज करेक्ट. पूजा इज करेक्ट. रजनीश ए नहीं है, बी है. दीपक बिल्कुल सही है. फिर सुसंगत है भाई. वो प्रविष्टि उसने सामान्य कामकाज के दौरान में की थी, लेखांकन की डायरी में भरते समय. उसने बाद में नहीं बनाई है, वो है ना, पहले से बनाई है, वो रखी हुई है. जब उसको निकाल के देखा जाएगा तो वो उसमें जो चीज मिलेगी वो रिलेवेंट फैक्ट हो जाएगी, सुसंगत हो जाएगी और साक्ष्य में ग्राह्य होगी. 58. रिलेवेंट एंट्रीज इन बुक्स ऑफ अकाउंट अलोन. ठीक है. रिलेवेंट एंट्रीज जो सुसंगत एंट्रियां हैं इन द बुक्स ऑफ अकाउंट की बुक में आर सफिशिएंट टू चार्ज एनी पर्सन विद लायबिलिटी, कैन बी टेकन इनटू कंसिडरेशन इन अ क्रिमिनल ट्रायल, आर नॉट सफिशिएंट टू चार्ज एनी पर्सन विद लायबिलिटी, can help a judge in deciding a suit. The right answer. Time is start now. 58. बिहार पीसीएस जूनियर फिल्म 1999 में क्वेश्चन पूछा गया था. रिलेवेंट एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ अकाउंट अलोन. सिर्फ वो क्या कह रहे हैं, सिर्फ बुक की जो एंट्रियां हैं क्या वो पर्याप्त साक्ष्य होंगी, वो देखना है आपको. 58 का आंसर क्या दिया गया है? 58 का आंसर बी दिया है रोमिका ने. 58 का बी इज नॉट करेक्ट. 58 का सी आंसर इज करेक्ट. आर नॉट सफिशिएंट टू चार्ज एनी पर्सन विथ लायबिलिटी. सिर्फ अकेली वो पर्याप्त नहीं है. आर नॉट सफिशिएंट टू चार्ज एनी पर्सन विथ लायबिलिटी. आर नॉट सफिशिएंट, वो अकेली पर्याप्त नहीं होंगी. इसलिए भरत ने बिल्कुल सही कहा है. 58 का सी आंसर बिल्कुल सही है. इस प्रकार उत्तर प्रकार जो प्रविष्टि है भारत साक्ष्य अधिनियम की धारा 34 के अंतर्गत सुसंगत है. सेक्शन 34 के अनुसार कारोबार के अनुक्रम में नियमित रूप से रखी गई लेखा पुस्तकों की प्रविष्टियां सुसंगत हैं, किंतु अकेले ऐसे कथन ही किसी व्यक्ति को दायित्व से भारत करने के लिए पर्याप्त साक्ष्य नहीं होंगे. इसलिए सी इज नॉट करेक्ट. इसलिए सही आंसर क्या होगा? सी. क्वेश्चन नंबर 59. इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 की निम्नलिखित में से कौन सी धारा विधि की पुस्तकों में अंतर्विष्ट विधि के कथनों की सुसंगतता से संबंधित है? सेक्शन 37, 36, 38, 39 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट. यूपीपीसीएस जूनियर प्रीलिम्स 2015. कौन सा सेक्शन है जो अंतर्विष्ट विधि के कथनों की सुसंगतता संबंधित है? विधि की पुस्तकों में अंतर्विष्ट विधि की कथनों की सुसंगतता संबंधित है. ओके 59 का बी आंसर कहा साना ने, नेहा ने, रोमिका ने. बिल्कुल सही, एग्जैक्टली सेक्शन 38 है. सेक्शन 38 विधि की पुस्तकों में अंतर्विष्ट
से संबंधित पुस्तकों की अंतर्विष्टि विधि के कथनों की सुसंगतता से संबंधित है, वो है सेक्शन 38। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 59 कहा, सुनंदा ने भी कहा, पूजा ने भी कहा। ओके, और भरत कह रहे हैं 59 का एन। एन क्या है? व्हाट इज एन बेटा भरत? एन क्या? एन। ओके, बी आंसर इज करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 60, भारतीय साक्षरता अधिनियम की निम्नलिखित धाराओं में से कौन सी धारा पुरानी धारा के स्थान पर सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के द्वारा प्रतिस्थापित की गई है? सेक्शन 39, 47, 22, 65 कौन सी प्रतिस्थापित की गई है? पुरानी सेक्शन को हटा के कौन सी वाली सेक्शन पुरानी है जो हटाई गई है, बताइए। उसकी जगह कौन सी लाई गई है वो नहीं पूछा हमने, कौन सी रिप्लेस की गई है बताना है। 60 का आंसर दो। यूपी सिविल 2003 और 2002 ईपीएफओ प्लेन से पूछा गया था। 60 का ए कहा है नेहा ने, वेरी फास्ट नेहा, और गुड आंसर ओमिका। 60 का बी नहीं है, ए इज करेक्ट आंसर। ए इज करेक्ट आंसर सुनंदा। 60 का ए सेक्शन 39, सेक्शन 39 है। भारत साक्षरता अधिनियम की धारा 39 पुरानी धारा के स्थान पर सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के द्वारा प्रतिस्थापित की गई है। सेक्शन 39 के अंतर्गत ऐसे कथनों का साक्ष्य दिया जाता है जो किसी बातचीत, दस्तावेज, इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख, पुस्तक अथवा पत्रों अथवा कागज पत्रों की आवली सीरीज का भाग हो, मतलब उसके क्रम में हो। ओके, वेलकम रोमिका। सेक्शन 39 होगा वो है। क्वेश्चन नंबर 61, निम्नलिखित में से कौन सर्वबंधी निर्णय है? दाम्पत्य अधिकारों के प्रतिस्थापन के बाद में अंतिम निर्णय, अपमान लेख के बाद में अंतिम निर्णय, विवाह विच्छेद के बाद में अंतिम निर्णय और संविदा भंग के बाद में अंतिम निर्णय। कौन सर्वबंधी निर्णय है? सर्वबंधी निर्णय है। यूपीएपीओ सप्लीमेंट 2007 में क्वेश्चन पूछा गया था। वेलकम रोमिका। आगे 61 का डी कहा है। 61 का ए भी नहीं है, डी भी नहीं है, सी आंसर इज करेक्ट। सर्वबंधी निर्णय है विवाह विच्छेद के बाद में अंतिम निर्णय। सेक्शन 41 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट के अधीन विवाह विच्छेद, दिवालियापन तथा नाबाधिकरण बात से संबंधित जो अंतिम निर्णय है वो सर्वबंधी निर्णय कहलाते हैं। ठीक है, विवाह विच्छेद, दिवालियापन और नाबाधिकरण में नए रूप में। क्वेश्चन नंबर 62, उसको सेक्शन 41 को पढ़ लेना है ना आज अच्छे जाके। भारत साक्षरता अधिनियम 1872 की धारा 41 में इनमें से किस प्रकार की अधिकारिता का उल्लेख नहीं किया गया है? प्रोबेट विषयक, दिवाला विषयक, नाबाधिकरण विषयक, राजस्व विषयक, बताइए। उत्तराखंड पीसीएस जूनियर प्रीलिम्स 2014 किससे संबंधित अधिकारिता का उल्लेख नहीं किया गया है? प्रोबेट विषयक, दिवाला विषयक, नाबाधिकरण विषयक, राजस्व विषयक। अभी यार बताया था मैंने, अभी जस्ट बताया था, बताइए। 62 का डी कहा है अमजद ने और साना ने के लगभग सबने कहा, दीपक ने भी कहा है, पूजा ने भी। ओके, राइट आंसर इज डी, राजस्व विषयक जो मामले हैं वो सेक्शन 41 में से किसी प्रकार का उल्लेख नहीं किया गया है। ठीक है, राजस्व विषयक नहीं किया गया है। 63, निम्नलिखित में से कौन व्यक्तिबंधी निर्णय है? विवाह विच्छेद के बाद में अंतिम निर्णय, दाम्पत्य अधिकारों के प्रतिस्थापन के बाद अंतिम निर्णय, दिवालियापन के बाद में अंतिम निर्णय, नाबाधिकरण के बाद में अंतिम निर्णय। जो व्यक्तिबंधी निर्णय है बताना है हमको, सर्वबंधी नहीं बताना। यूपीएपीओ 2007 में क्वेश्चन पूछा गया था। कौन व्यक्तिबंधी निर्णय है? ओके, ये किसने कहा? रोमिका ने कहा 63 का बी, साना ने भी कहा 63 का बी, नेहा 63 का सी नहीं है। दाम्पत्य अधिकारों के प्रतिस्थापन के बाद में अंतिम निर्णय को हम व्यक्तिबंधी निर्णय कहेंगे। साना इज करेक्ट और रोमिका इज करेक्ट। और सुनंदा ने कहा 63 का डी। रोमिका 63 का डी नहीं है बेटा, बी है, बी। दाम्पत्य अधिकारों के प्रतिस्थापन के बाद में अंतिम निर्णय को हम क्या कहेंगे? व्यक्तिबंधी निर्णय कहेंगे। और किस किस को कहेंगे व्यक्तिबंधी निर्णय? भारत संविधान 41 के अंतर्गत विवाह विच्छेद, दिवालियापन तथा नाबाधिकरण बात से संबंधित है। निर्णय सर्वबंधी निर्णय है। ठीक है, विवाह विच्छेद,
दिवालापन और नाबाधिकरण सर्वबंधी निर्णय है। कैसे हैं? सर्वबंधी निर्णय है। और ये सिर्फ दाम्पत्य अधिकारों के प्रतिस्थापन का जो बाद का निर्णय है वो कैसा है? व्यक्तिबंधी निर्णय है। नाउ देखो ये है, देखो यहाँ पे जो है ये है व्यक्तिबंधी निर्णय, बाकी ए, सी और डी ये सर्वबंधी निर्णय है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की निम्न किस धारा के अंतर्गत द्वितीय वाद या विचारण के वर्जन हेतु पूर्व निर्णय सुसंगत है? द्वितीय वाद या विचारण के वर्जन मतलब उसको रोकने के लिए पूर्व निर्णय सुसंगत है। सेक्शन 39, 11, 40 और 42 बताइए कौन से सेक्शन में है ये? यह आया था आपका उत्तराखंड पीसीए जूनियर प्रीलिम्स 2013, फिर 16 में, फिर एमपीएपी 1997 में, फिर 2000 में। कौन सा सेक्शन है द्वितीय वाद या विचारण के वर्जन हेतु पूर्व निर्णय सुसंगत है? उसको रोकने के लिए पूर्व निर्णय है सुसंगत है। दीपक ने कहा 64 का बी। ओके दीपक, ओके भारत ने भी कहा 64 का बी, साना ने भी कहा 64 का बी, वाह वेरी गुड। भूमिका ने भी कहा, और कौन ने कहा? बी परिहार ने भी कहा, सुनंदा ने भी कहा, नेहा ने भी, सब। नेहा ने 64 का डी कहा, डी नहीं है बेटा 40, इसका 64 का 40 है, सेक्शन 40, सेक्शन 40 इज करेक्ट आंसर। भारत साक्ष्य अधिनियम की धारा 40 के अनुसार किसी ऐसे निर्णय, आदेश या डिक्री का अस्तित्व जो किसी न्यायालय को किसी बात के संज्ञान से या कोई विचारण करने से विधि द्वारा निवारित करता है सुसंगत तथ्य है, सेक्शन 40 में है। अब पुराने क्वेश्चन अपने कम हो गए हैं, अब आज के सेशन के अपने क्वेश्चन शुरू हो गए हैं। वो कल पुराने वाले क्वेश्चन थे, अब नए वाले क्वेश्चन भी आ गए हैं। नया क्वेश्चन पढ़ते हैं। अन्य व्यक्तियों की राय, किसकी? अन्य व्यक्तियों की, अदर पर्सन्स। अन्य व्यक्तियों की राय बिल्कुल ही सुसंगत नहीं होती है, हमेशा सुसंगत होती है। सुसंगतता न्यायालय के विवेक पर निर्भर करती है। कुछ ही बातों के लिए सुसंगत होती है। कि राइट आंसर टाइम स्टार्ट्स नाउ। अन्य व्यक्तियों की राय 65 का क्या कहा आपने? साना ने कहा 65 का सी, 65 का डी आंसर बिल्कुल सही है। परिहार ने कहा, नेहा ने कहा है, नहीं कहा भी, और बस पूजा ने भी कहा है फर्स्ट का डी। 65 नहीं है, वो 61 है बेटा, है 1। सुसंगतता न्यायालय के विवेक पर निर्भर करती है। तो इसमें आंसर क्या है? अन्य व्यक्तियों की राय, सेक्शन फर्स्ट का डी किसने आंसर दिया था? डी आंसर जिनने भी दिया है वो सही है, मैंने कहा था ना भी, डी इज करेक्ट आंसर। पूजा ने कहा और पी परिहार ने कहा 65 का डी। ओके, तो जो कुछ ही बातों के लिए सुसंगतता होती है, कुछ ही बातों के लिए सुसंगतता होती है। भारत साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 45 के अंतर्गत अन्य व्यक्तियों की राय कुछ ही बातों के लिए सुसंगत होती है। सेक्शन 45 के अनुसार जबकि न्यायालय को विदेशी विधि की या विज्ञान की या कला की किसी बात पर या हस्तलेख के अंगुली चिन्हों की अनन्यता के बारे में राय बनानी हो, तब उस बात पर ऐसे विधि विज्ञान या कला में या हस्तलेख के अंगुली चिन्हों की अनन्यता विषय प्रश्नों में विशेष कुशल व्यक्तियों की राय सुसंगत तथ्य है। वो विशेष व्यक्तियों की राय कभी कभी सुसंगत होती है, इसलिए वो साक्ष्य में ग्राह्य हो जाती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, खोजी कुत्ते द्वारा खोजा गया साक्ष्य किस श्रेणी में आता है? खोजी कुत्ते द्वारा खोजा गया साक्ष्य किस श्रेणी में आता है? मौखिक साक्ष्य में, अनुसूत साक्ष्य में, दस्तावेजी साक्ष्य में या वैज्ञानिक साक्ष्य में? द राइट आंसर टाइम स्टार्ट्स नाउ। क्वेश्चन नंबर 2, यूपीएपीओ 2005, 2007, उत्तराखंड पीसीए जूनियर प्रीलिम्स 2012। ओके, फर्स्ट भूमिका ने क्या कहा है? सेकंड का डी कह रहे हैं भरत दुबे, और सुनंदा ने भी कहा सेकंड का डी, दीपक ने भी कहा डी। ओके, सब ने डी कहा है, और वास्तव में वैज्ञानिक साक्ष्य है, साइंटिफिक एविडेंस है, ये साइंटिफिक एविडेंस है। खोजी कुत्ते द्वारा खोजा गया साक्ष्य वैज्ञानिक साक्ष्य की श्रेणी में आता है। अब्दुल रज्जाक बनाम राज्य के बाद में सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रकार का निर्णय दिया था। कौन सा मामला था? अब्दुल रज्जाक बनाम राज्य। अब्दुल रज्जाक बनाम राज्य के मामले में इस पर निर्णय दिया था कि वैज्ञानिक साक्ष्य के रूप में प्रयोग किया जाएगा खोजी कुत्ते द्वारा खोजे गए साक्ष्य। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? जिन तथ्यों की न्यायिक अपेक्षा हो चुकी है उन्हें साबित करना आवश्यक नहीं है। सिविल मामलों में आचरण सिद्ध करने के लिए चरित्र प्रासंगिक नहीं है। विशेषज्ञों की राय न्यायालय पर बाध्यकारी है। आपराधिक मामलों में पिछला अच्छा चरित्र प्रासंगिक होता है। कौन सा कथन सही नहीं है बताना है। कौन सा सही नहीं है बताना है ना, बताइए। 3 छत्तीसगढ़ सिविल जज 2017, कौन सा कथन सही नहीं है?
दीपक कुमार ने कहा 3 का सी। ओके, 3 का बी कह रहे हैं कुछ लोग। परिहार ने भी 3 का सी कहा है, दीपक ने भी कहा है, भारत ने भी कहा है। और सी इज करेक्ट आंसर। वृंदा में नेहा ने और सारा ने बी कहा है, पूजा ने भी सी कहा है, और सी इज करेक्ट आंसर। इससे क्योंकि राय न्यायालय पर राय बाध्यकारी है, बाध्यकारी नहीं होती है। एक्चुअल में बाध्यकारी नहीं होती, न्यायालय उसके हिसाब से मदद मिलती है, वो मदद के आधार पर वो काम करता है, लेकिन बाध्यकारी होगी ये आवश्यक नहीं है। ठीक है, तो माने ही उसकी राय को जरूरी नहीं है। 4 सेक्शन 45 साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत विशेषज्ञ की राय है, निश्चायक प्रमाण है, सुसंगत नहीं है, ग्राह्य नहीं है, या निश्चायक प्रमाण नहीं है। कैसा है बताइए। मधुबन प्रीलिम्स 2016 सेक्शन 45 साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत विशेषज्ञ की राय कैसी होती है? 4 का आंसर दीजिए। फोर का आंसर दिया है दीपक कुमावत ने सही, भरत ने सही दिया है, बी परिहार ने भी सही दिया है, और नेहा ने भी। 4 का डी इज करेक्ट आंसर। यह निश्चायक प्रमाण नहीं है, नॉट कंक्लूसिव प्रूफ, यह निश्चायक प्रमाण नहीं है। ठीक है, विशेषज्ञ की राय तो है, राय न्यायालय को ठीक लगेगी तो मानेगा, और उसको संपुष्टिकारक साक्ष्य मिलेगा तो मानेगा, नहीं तो राय ही रहेगी। ए ने बी के विरुद्ध भूमि के कब्जे की डिग्री अभिप्राप्त की है, बी का पुत्र सी परिणाम स्वरूप ए की हत्या कर देता है। ठीक है, ए ने बी के विरुद्ध भूमि के कब्जे की डिग्री प्राप्त की है, ए ने बी के विरुद्ध, बी का पुत्र सी परिणाम स्वरूप ए की हत्या कर देता है। उस निर्णय का अस्तित्व सुसंगत है अपराध के हेतु करने के नाते भारतीय संविधान अधिनियम की धारा 43 के अधीन सुसंगत नहीं है, ए और बी दोनों हैं, ऊपर कोई नहीं है। बताइए। क्वेश्चन नंबर 5 बिहार पीसीएस जूनियर प्रीलिम्स 2009 ए ने बी के विरुद्ध भूमि के कब्जे की डिग्री प्राप्त की, बी के पुत्र सी को गुस्सा आया और उसने ए की हत्या कर दी। उस निर्णय का अस्तित्व क्या बताता है बताइए। क्या वो सुसंगत होगा अपराध के हेतु सिद्ध करने के लिए? भारतीय संविधान अधिनियम की धारा 43 के अधीन सुसंगत नहीं होगा। सी ए और बी दोनों हो जा सकते हैं, और पत्रों से कोई नहीं। 5 का ये आंसर दिया सुनंदा ने, बी परिहार ने एकदम करेक्ट दिया है, ए इज करेक्ट आंसर। सुसंगत है, रिलेवेंट है, क्यों? क्योंकि अपराध के हेतु दर्शित करने के लिए नाते वो उसको बताया सकता है कि भाई उसने उसको डिग्री प्राप्त की थी, जोश आया, गुस्सा आया और उसने उसको मार दिया। भरत का 5 का ए, दीपक ने भी कहा 5 का ए, पूजा कह रही हैं, और साना ने भी कहा, भरत दुबे ने भी, वो सब कही, सब सही हैं। क्वेश्चन नंबर 6 सामान्य में एक ही साक्षी का मत या विश्वास सुसंगत नहीं है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम में इस नियम के कतिपय अपवाद अभिकथित किए गए हैं। इन अपवादों को बताने वाली धाराएं हैं सेक्शन 52 से 55, 6 to 9, 15 to 17 और 45 से 51। Give the right answer. Time starts now. 6 यूपी लोअर सप्लीमेंट 2003 कौन सी वो सेक्शंस हैं जो कतिपय अपवादों के अभिकथित करते हैं? साक्षी का मत या विश्वास सुसंगत नहीं है। इस नियम के कतिपय अपवाद किस सेक्शंस में वर्णित हैं? 6 का डी आंसर दिया है भरत दुबे ने, बिल्कुल सही। दुबे वेरी फास्ट एंड गुड। बी परिहार इज आल्सो करेक्ट। धाराएं 45 से 51 बिल्कुल सही है। सेक्शन 45 to 51 तक इस सामान्य नियम के अपवादों का उल्लेख है कि साक्षी के मत या विश्वास सुसंगत नहीं है। सेक्शन 45 से लेकर 51 तक की धाराएं विशेषज्ञों की राय से संबंधित हैं, और सेक्शन 45 से लेकर 51 तक की जो धाराएं किससे संबंधित हैं? विशेषज्ञों की राय से संबंधित हैं। पूजा इज करेक्ट, आल्सो सुनंदा, दीपक और साना। ओके, एवरीबॉडी इज करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 विशेषज्ञ की राय भारतीय साक्ष्य अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत सुसंगत है? विशेषज्ञ की राय बताना है हमको। 45, 44, 41, 46। 7 झारखंड पीसीएस जूनियर प्रीलिम्स 2012, मध्य प्रदेश एपीओ 2000 और 2009। 7 सबको पता है इसका आंसर, फास्ट दीजिए आंसर। ओके, 7 का दिया बी,
पूजा सिंह ने दिया 7 का बी, ओके, हमें लगता है सबने सही दिया है, ओके, सुनंदा, बी प्रयास, आना, भरत, पूजा, एवरीबॉडी इज करेक्ट। सेक्शन 45 विषय राय से संबंधित है, ओके। क्वेश्चन नंबर 8, का अपनी पत्नी गा के साथ जार कर्म करने के लिए खा का अभियोजन करता है। खा इस बात का प्रत्याख्यान करता है कि का की पत्नी गा है, परंतु न्यायालय जार करने के लिए खा को दोषित करता है। तत्पश्चात का के जीवन काल में खा के साथ विवाह करने के लिए गा अभियुक्त की जाती है। गा कहती है कि वह कभी का की पत्नी नहीं थी। खा के विरुद्ध दिया गया निर्णय गा के विरुद्ध सुसंगत है, खा के विरुद्ध सुसंगत है। खा और गा के विरुद्ध सुसंगत नहीं है, गा के विरुद्ध सुसंगत है। इसमें कंफ्यूज मत होना कि जार कर्म हटा दिया गया है, क्योंकि आगे का जो सेंटेंस है वो अपने काम का है और वही उसने क्वेश्चन में पूछा है, इसलिए अपन वहां पे ध्यान नहीं देंगे जार कर्म वाली बात पे। अपन ध्यान देंगे सिर्फ इस बात पे कि खा के विरुद्ध दिया गया निर्णय जो है कैसा होगा। गा कहती है कि भाई कभी का की पत्नी नहीं थी, खा के विरुद्ध दिया गया निर्णय, उस पर हमको आंसर देना है। 8 का दिया सी, किसने दिया है? 8 का मध्य कहाँ आया है? बिहार पीसीएस जूनियर 2016, मध्य प्रदेश एडीपी 2015, एमपी से 2014 और राजस्थान 2011 में आया है। आंसर सही दिया है ए, परिहार ने। दीपक 8 का सी नहीं है, बी, ए आंसर इज करेक्ट, बी परिहार इज करेक्ट। सेक्शन धारा जो हो गया गा के विरुद्ध विसंगत है, गा से कोई लेना देना नहीं है। क्या है देखो ध्यान से पढ़ो उसको। यहाँ पे जो है का अपनी पत्नी गा के साथ जारूम करने के लिए खा का अभियोजन करता है, उसने खा का अभियोजन किया है। का की पत्नी गा है, परंतु न्यायालय जार करने के लिए खा को दोष सिद्ध करता है। ठीक है, बात खत्म हो गई यहाँ पे। अब आगे तत्पश्चात का के जीवन काल में खा के साथ विवाह करने के लिए गा अभियोजित की जाती है। खा के साथ उसने विवाह कर लिया और गा अभियोजित की गई है कि उसने दुर्विवाह किया है। गा कहती है वह कभी का की पत्नी नहीं थी, पत्नी नहीं थी वो किसी की। अब खा के विरुद्ध दिया गया निर्णय जो पहले दिया गया था, यहाँ पे निर्णय दिया गया था, वो गा के विरुद्ध विसंगत है, खा के विरुद्ध सुसंगत है। खा गा के विरुद्ध सुसंगत नहीं है, गा के विरुद्ध सुसंगत है। तो यहाँ आंसर क्या है? ए, गा के विरुद्ध विसंगत होगा। ए आंसर इज करेक्ट, क्योंकि वो निर्णय किसके बीच में था? का और खा के बीच में था, है ना। तो यहाँ पे गा के लिए वो विसंगत हो जाएगा। सिरोमिका गुर्जर इज करेक्ट। 8 का ए आंसर बिल्कुल सही, सुनंदा भी कही सही कही है और बी वरिहार ने भी सही कहा है। ठीक है, बाकी सब इसको ध्यान से सही कर लेना। हाँ, अब क्वेश्चन नंबर 9 आता है। बी का अभियोजन आ इसलिए करता है कि उसने आ की गाय चुराई है। बा दोष सिद्ध किया जाता है, तत्पश्चात उस गाय के लिए जिसे बा ने दोष सिद्ध होने के पूर्व सा को बेच दिया था, सा पर एक बाल लाता है। बा के विरुद्ध निर्णय, ध्यान से समझना इसको। पहले बा का अभियोजन आ इसलिए करता है कि उसने आ की गाय चुराई है। ठीक है, बा दोष सिद्ध किया जाता है। ठीक है, उसने दोष सिद्ध कर दिया गया। तत्पश्चात आ उस गाय के लिए जिसने बा ने दोष सिद्ध होने के पूर्व सा को बेच दिया था, सा पर एक बाल लाता है। बा के विरुद्ध निर्णय, जो निर्णय उनके बीच में हुआ था आ और बा के बीच में, वो निर्णय क्या सा पे भी लागू होगा वो देखना है। आ और सा के मत सुसंगत है, आ और सा के मत विसंगत है, अधिकारता विहीन है, सा के निश्चय के विरुद्ध निश्चय प्रमाण है। गिव द राइट आंसर। टाइम इज नाउ 9 का आंसर दीजिए फटाफट। मध्यप्रदेश विजय 1996। 9 का बी इज करेक्ट आंसर। ओके, 9 का बी बिल्कुल सही है दीपक। 9 का बी नहीं है, बी है। आ और सा के मत विसंगत है। आ और बा के बीच में था जो निर्णय, लेकिन वो सा के तो मध्य विसंगत हो जाएगा, उसने उसको बेच दिया था उस पहले ही। ओके, सबने सही आंसर दे दिया। 9 का बी इज करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 10। बा का अभियोजन, अच्छा ये तो वही क्वेश्चन है, फिर से रिपीट हो गया है। चलो 11, निम्न निर्णयों में से कौन सा साक्ष्य अधिनियम की धारा 43 में विसंगत है? दिवाला विषयक न्यायालय का निर्णय, विवाह विषयक न्यायालय का निर्णय, प्रोबेट विषयक न्यायालय का निर्णय, अपराध विषयक न्यायालय का निर्णय, कौन सा धारा 43 में विसंगत है? सेक्शन 43। उत्तरांचल सिविल 2005। निम्न निर्णयों में से कौन सा साक्ष्य अधिनियम की धारा 43 में विसंगत है? रोमिका ने 11 का डी कहा, सुनंदा ने 10 का डी कहा। 10 कहाँ है? वो 10 नहीं 11 है बेटा। 10 एक्चुअल में 9 वाला ही फिर से रिपीट हो गया था, इसलिए 11 हो गया है ना। 10 का डी है, बिल्कुल सही कहा है, मतलब 11 डी है वो बिल्कुल सही है। वरिया साना ने कहा 11 का डी। अपराध विषयक न्यायालय का निर्णय जो है वो सेक्शन 43 के अंतर्गत विसंगत होगा। डी इज करेक्ट आंसर। 43 में यह उपबंध है कि धारा 40, 41 एवं 42 में वर्णित से भिन्न निर्णय, आदेश या निक्रियां विसंगत हैं।
जब तक कि ऐसे निर्णय, आदेश या कृति का अस्तित्व विवादित तथ्य ना हो या वह इस अधिनियम के किसी अन्य उपबंध के अंतर्गत सुसंगत ना हो। सेक्शन 41 से स्पष्ट है कि किसी सक्षम न्यायालय की प्रोबेट विषयक, विवाह विषयक, नाबाधिकरण विषयक या दिवाला विषयक अधिकारिता के प्रयोग में दिया हुआ अंतिम निर्णय, आदेश या डिग्री सुसंगत हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, भारत साक्ष्य अधिनियम की धारा 41 में वर्णित उपधारणा है। तथ्य की उपधारणा है, विधि की खंडनीय उपधारणा है, तत्व विधि की उपधारणा है, विधि की अखंडनीय उपधारणा है। बताइए। 12, उत्तराखंड पीसीएस जूनियर प्रीलिम्स 2016 और झारखंड सिविल जज प्रीलिम्स 2015। भारत साक्ष्य अधिनियम की धारा 41 में वर्णित उपधारणा 12 का डी हुआ है, टोमिका ने कहा। बिल्कुल सही टोमिका, 12 का डी है। डी इज करेक्ट। विधि की अखंडनीय उपधारणा है, अखंडनीय उपधारणा है, विधि की अखंडनीय उपधारणा है। इंडियन एविडेंस एक्ट की धारा 41 प्रोबेट विषयक, विवाह विषयक, नाबाधिकरण विषयक या दिवाला अधिकारिता के प्रयोग में दिया हुआ किन्हीं निर्णयों की सुसंगति से संबंधित है। ऐसा निर्णय, आदेश या डिग्री निश्चायक सबूत होता है। अतः धारा 41 के अंतर्गत जो उपधारणा है विधि की, वो अखंडनीय उपधारणा है। क्वेश्चन नंबर 13, का अपनी भूमि पर अतिचार के लिए खापर बाल लाता है। 12 का ए नहीं था, 12 का डी था। दीपक, 12 का ए नहीं है, डी है, डी अखंडनीय उपधारणा है। का अपनी भूमि पर अतिचार के लिए खापर बाल लाता है, खा उस भूमि पर मार्ग के लोक अधिकार का अस्तित्व अविकथित करता है, जिसका का प्रत्याख्यान करता है। का द्वारा गा के विरुद्ध उसी भूमि पर अतिचार के लिए बाद में जिसमें गान है उसी मार्ग का अस्तित्व अधिक कथित किया था। प्रतिवादी के पक्ष में डिग्री का अस्तित्व सुसंगत है किंतु प्रबंध के रूप में लागू नहीं होगा, विसंगत है किंतु विचार करने योग्य है। इस बात का निश्चायक सबूत है कि मार्गाधिकार अस्तित्व में है। सुसंगत है किंतु इस बात का निश्चायक सबूत नहीं है कि मार्गाधिकार अस्तित्व में है। बताइए। 13, ध्यान से पढ़ के फिर आंसर दो उसका, जल्दबाजी नहीं करना इसमें। यूपीएपीओ 2005-2007। क्वेश्चन नंबर 13 को ध्यान से पढ़ के आंसर दीजिए। दीपक, 12 का डी है, डी 13 का डी कहा है रोमिका ने। ओके, डी इज करेक्ट आंसर। सुसंगत है किंतु इस बात का निश्चायक सबूत नहीं है कि मार्गाधिकार अस्तित्व में है। साक्ष्य अधिनियम की धारा 42 पर आधारित है ये समस्या। धारा 42 के अनुसार वे निर्णय, आदेश या डिक्रियां जो धारा 41 में वर्णित से भिन्न है, यदि वे जांच में सुसंगत लोक प्रकृति की बातों से संबंधित हैं, सुसंगत हैं, किंतु ऐसे निर्णय, आदेश या आज्ञप्ति उन बातों का निश्चायक सबूत नहीं है जिनका वे कथन करती हैं। निश्चायक सबूत नहीं है, सिर्फ उनके बारे में बता रही हैं वो। ठीक है, इससे सुसंगत तो हो जाएंगी लेकिन वो कैसी नहीं होंगी, निश्चायक सबूत नहीं, मतलब कंक्लूसिव प्रूफ नहीं है, है ना। वो सुसंगत हो सकता है, रिलेवेंट हो सकता है, संपुष्टि कारक करने के लिए उसका मदद ली जा सकती है, लेकिन निश्चायक सबूत के रूप में उनका उपयोग नहीं कर सकते। सुसंगत किंतु इस बात का निश्चायक सबूत नहीं है कि मार्गाधिकार अस्तित्व में है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 हो गया। सक्षम न्यायालय के निर्णय, आदेश या आज्ञप्तियां वह जो कुछ कथन करते हैं उसका कभी भी निश्चायक सबूत नहीं होते। वह जो कुछ कथन करते हैं उसका हमेशा निश्चायक सबूत होते हैं। वह जो कुछ कथन करते हैं उसका हमेशा तब तक निश्चायक सबूत होते हैं जब तक यह साबित न हो कि वह कपट द्वारा प्राप्त किए गए थे। वह जो कुछ कथन करते हैं उसका कुछ विषयों के लिए निश्चायक सबूत होते हैं और कभी कभी केवल सुसंगत साक्ष्य परंतु निश्चायक सबूत नहीं होते हैं। द राइट आंसर टाइम स्टार्ट्स नाउ। 14 का आंसर दीजिए। मध्य प्रदेश एपीओ 1995 1995। ओके, 13 का डी हो गया था। 13 का डी सही था, साना ने सही दिया, सुनंदा ने सही दिया था और भूमिका ने भी। ठीक है, अब 14 का बी नहीं है, 14 का भी डी है। भूमिका 14 का भी डी है। वे अभी मैंने क्या बात की थी, उसी बारे में बात की थी ना कि वह जो कुछ कथन करते हैं उसका कुछ विषयों के लिए निश्चायक सबूत होते हैं और कभी कभी केवल सुसंगत साक्ष्य परंतु निश्चायक सबूत नहीं होते हैं। सुसंगत साक्ष्य के रूप में उपयोग तो किए जाएंगे लेकिन निश्चायक सबूत नहीं होंगे, लेकिन कुछ कथनों के लिए वो निश्चायक सबूत हो सकते हैं।
है ना, जरूरी नहीं है कि हर जगह वो निश्चय की हो, जैसा कि पिछली वाली हमने क्वेश्चन में देखा था। 14 का डी आंसर इज करेक्ट। अभी मैंने बताया था ना कि धारा 42 पर आधारित है। धारा 42 के अनुसार वे निर्णय आदेश डिग्रियां जो धारा 41 में बढ़ने से भिन्न हैं, यदि वे जांच में सुसंगत लोक प्रकृति की बातों से संबंधित हैं, सुसंगत हैं, किंतु ऐसे निर्णय आदेश ज्ञप्ति उन बातों का निश्चय सबूत नहीं है जिनका वे कथन करती हैं। इसलिए डी आंसर इज करेक्ट। थैंक यू, वेलकम बेटा। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन साक्ष्य विधि के अधीन श्रुति साक्ष्य के नियम का अपवाद नहीं है? निम्नलिखित में से कौन साक्ष्य विधि के अधीन श्रुति साक्ष्य के नियम का अपवाद नहीं है? हमको क्या बताना है? अपवाद नहीं है, एक्सेप्शन नहीं है। मृत्युकालिक कथन, डायक्लेशन, संस्वीकृति आपकी, रेस जेस्टे और विशेषज्ञ की राय। बताइए जल्दी से 15 का आंसर। उत्तराखंड एपीओ 2016 में क्वेश्चन पूछा गया था। साक्ष्य विधि के अधीन श्रुति साक्ष्य के नियम का अपवाद नहीं है। फिफ्टीन का डी आंसर दिया है लगभग सबने। भूमिका, विपर्यास, साना, सुनंदा, पूजा, एकदम सही। विशेषज्ञ की राय जो है श्रुति साक्ष्य के नियम का अपवाद नहीं है। बाकी मृत्युकालिक कथन, संस्वीकृति और एसजेस्ट ये सब श्रुति साक्ष्य के अपवाद के रूप में उपयोग किए जाते हैं। बिल्कुल सही है, एग्जाम सही आंसर दिया है डी। ओपिनियन of expert is a conclusive proof, relevant, supportive and corroborative, a D, both B and C। बताइए 16, ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट, जो विशेषज्ञ की राय है वो कैसी होती है? उत्तर प्रदेश अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रेम 2016। भरत ने कहा 15 का डी हो गया था, भरत 15 का डी हो गया बेटा। नाउ 16 का आंसर दीजिए। 16 का भी डी दिया रोमिका ने और दीपक ने, पूजा ने, परिहार ने, साना ने 16 का बी कहा है। बी नहीं है, डी आंसर इसका है। बोथ बी एंड सी रिलेवेंट भी होते हैं, सपोर्टिव भी होते हैं और कोरोबोरेटिव भी होते हैं। सेक्शन 45 से लेकर 51 विशेषज्ञ की राय संबंधित हैं। विशेषज्ञ की राय सुसंगत होती है, यह न्यायालय को सही निष्कर्ष से पहुंचने में मदद करती है तथा संपुष्टि कारक भी होती है। इसलिए बी एंड सी इज करेक्ट, इसलिए बोथ बी एंड सी इसमें आएगा। 17 आ जाता है हमारा क्वेश्चन। भारत साक्ष्य नियम की कौन सी धारा में तीसरे पक्षकार की राय सुसंगत है? थर्ड पर्सन। 17, 45, 34 और 141 किस सेक्शन के अंतर्गत? राजस्थान एपी 2015, बिहार पीसीआर जूनियर प्रीलिम 2009। भारत साक्ष्य नियम की कौन सी धारा में तीसरे पक्षकार की राय सुसंगत होती है? तीसरे पक्षकार की। ओके, अभी आंसर नहीं आया। 17 का आंसर दो जल्दी जल्दी, फास्ट आंसर दो। सेवनटीन का सी दिया पूजा ने, दीपक ने, रोमिका ने, भरत ने, बी परिहार और पूजा, साना ने कहा बी नहीं है बेटा, सी है। सुनंदा ने भी कहा सी। 45 सेक्शन 45 है जो तीसरे पक्षकार की राय को सुसंगत बनाती है। और तीसरे पक्षकार में कौन हो सकता है? कोई विशेषज्ञ हो सकता है। और विशेषज्ञ में कोई जो जनरल सामान्य रूप से विशेषज्ञ नहीं है लेकिन उनको लंबे समय से अनुभव है, वो भी विशेषज्ञ के रूप में माने जाते हैं। साक्ष्य विधि की धारा 45 में निम्न विषय में विशेषज्ञों की राय सुसंगत है। विदेशी विधि, विज्ञान या कला के विषय में, हस्तलेख अंगुली चिन्हों के विषय में, उपरोक्त सभी में। बताइए जल्दी से आंसर। 18 बिहार पीसीआर जूनियर प्रीलिम 2009, मध्य प्रदेश सिविल जज 1989, मध्य प्रदेश एपीओ 1993 में क्वेश्चन पूछा गया था 18 का। ओके, एवरीबॉडी इज करेक्ट। दीपक, सुनंदा, रोमिका, बिहार पपरिया, एवरीबॉडी इज करेक्ट। उपरोक्त सभी में विदेशी विधि हो, चाहे विज्ञान या कला के विषय हो, चाहे हस्तलेख अंगुली चिन्ह हो, इसके अलावा आपका विदेशी विधि, विज्ञान या कला, हस्तलेख अंगुली चिन्हों की अनन्यता विषय प्रश्नों के संबंध विशेष कुशल व्यक्तियों की राय सुसंगत तथ्य के रूप में मानी जाती हैं। वहीं 19 है, भारत साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत निम्न में से कौन विशेषज्ञ है? हस्तलेख विशेषज्ञ है, बैलिस्टिक विशेषज्ञ है, अंगुली विशेषज्ञ है, उपरोक्त सभी, ये सब क्या विशेषज्ञ हैं? बताएं जल्दी से। 19 उत्तराखंड सिविल जज 2009,
क्या आंसर होना चाहिए 19 का? क्या हस्तलेख विशेषज्ञ है, बैलिस्टिक विशेषज्ञ, अंगुली विशेषज्ञ है? वो सभी विशेषज्ञ हैं। ओके 19 का डी है, सबने दिया है 19 का डी, और डी इज करेक्ट आंसर। उपरोक्त सभी विशेषज्ञ हैं, चाहे वो उंगली चिन्ह विशेषज्ञ हो, चाहे वो हस्तलेख विशेषज्ञ हो, चाहे वो बैलिस्टिक मिसाइल्स और स्पोर्ट्स से संबंधित विशेषज्ञ हो, तो सब विशेषज्ञ के रूप में कहलाएंगे। वहीं 20 आ जाता है, क्वेश्चन नंबर 20। द ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट मे बी ऑब्टेन्ड अंडर सेक्शन 40 नहीं है, ये 45 कर लो उसको बेटा, है ये 45 है। क्वेश्चन नंबर 45, सेक्शन नंबर 45, ये हाँ। The opinion of expert may be obtained under Section 45 of the Evidence Act is in relation to science, art, law, finger impression and handwriting signature. Science including medical matters, art, law, finger impression and handwriting. Science including medical matters, art, law, finger impression, handwriting and signature. Science, art for foreign law, finger impression and handwriting signature. Give the right answer. Time starts now. उत्तर प्रदेश हाई जुडिशियल सर्विस प्रीलिम 2012 में क्वेश्चन पूछा गया था। हाँ 20 का डी कहा है, किसने? रोमिका ने सबसे फास्ट कहा है, और बिल्कुल सही कहा है बेटा। साइंस, आर्ट, फॉरेन लॉ, फिंगर इम्प्रेशन एंड हैंड राइटिंग एंड सिग्नेचर इज कॉल्ड ऑब्टेन्ड अंडर सेक्शन 45 ऑफ द एविडेंस एक्ट एक्सपर्ट। ठीक है, पूजा ने भी कहा है, परिहार ने भी कहा है, साना ने भी कहा है, और एवरीबॉडी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 21। भारत साहित्य अकादमी किस धारा के अधीन इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य के परीक्षक की राय सुसंगत तथ्य है? 45A, 65A, 47A, 65B। बताएं। 21 मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय 2013 इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य के परीक्षक की राय सुसंगत तथ्य है। वेलकम रोमिका। ट्वेंटी वन का ए आंसर दिया है, बिल्कुल सही दिया है एकदम। 45 का ए ही है, 45A है जो बाद में जोड़ी गई थी, जो इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य के परीक्षक की राय के रूप में है। इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य का विशेषज्ञ हो 45A में अंदर। 21 का ए है, ए पूजा, और सही कहा पूजा ने। तो साना ने कहा 21 का बीबी नहीं है, 45A ही है साना। नाउ क्वेश्चन नंबर 22। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेवेंट एंड मे बी रिसीव्ड इन एविडेंस? मतलब कौन सा है जो सुसंगत है और जिसको रिसीव किया जा सकता है साक्ष्य रूप में? टेप रिकॉर्डिंग, नार्को एनालिसिस टेस्ट, डॉग ट्रैकिंग। नार्को एनालिसिस टेस्ट को, डॉग ट्रैकिंग को और टेप रिकॉर्डिंग को किसको रिलेवेंट साक्ष्य रूप में उपयोग किया जा सकता है, और या ऑल द अबव? गिव द राइट आंसर। टाइम स्टार्ट्स नाउ। 22 उत्तर प्रदेश हायर जुडिशियल सर्विस प्रीलिम 2009 में क्वेश्चन पूछा गया था। ओके रोमिका ने कहा 22 का डी। डी इज नॉट करेक्ट रोमिका, डी इज नॉट करेक्ट बेटा। 22 का डी नहीं है, ए इज करेक्ट। टेप रिकॉर्डिंग, ओनली टेप रिकॉर्डिंग, TAPE टेप रिकॉर्डिंग। राणा रेड्डी बनाम BP गिरी AIR 1971 सुप्रीम कोर्ट 1162 के निर्णय अनुसार किसी बातचीत का टेप रिकॉर्ड दस्तावेज साक्ष्य होता है, अतः इसे साक्ष्य में स्वीकार किया जा सकता है। जबकि कुत्ते द्वारा खोज को अब्दुल रज्जाक बनाम राज्य 1969-72 बॉम्बे लॉ रिपोर्टर एस सुप्रीम कोर्ट 1162 के बाद में यद्यपि एक वैज्ञानिक साक्ष्य माना गया है, किंतु इसमें अनेक कमियां भी वर्णित की गई हैं, अतः इसे साक्ष्य में स्वीकार किया जाना संदेह युक्त है। जबकि नार्को एनालिसिस टेस्ट को सेल्वी बनाम कर्नाटक राज्य 2010 में असंवैधानिक तथा प्रतिबंधित कर दिया गया है, अतः सही आंसर क्या है? टैप रिकॉर्डिंग। ये दोनों ही ये विशेषज्ञ राय हो सकती है और इसको वैज्ञानिक साक्ष्य मानते हैं, है ना, लेकिन उसको संदेहात्मक है इसलिए इसको नहीं माना, और नार्को एनालिसिस को भी उनने नहीं माना है, असंवैधानिक एवं प्रतिबंधित कर दिया है, इसलिए राइट आंसर क्या है? ए। वेलकम बेटा, ए इज करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 23। नार्को टेस्ट के अंतर्गत दिए कथन की प्रकृति क्या है? यह एक साक्ष्य नहीं है, यह एक वैज्ञानिक साक्ष्य है, यह मौखिक साक्ष्य है, एक प्रतिदिन साक्ष्य है। कैसा साक्ष्य है नार्को टेस्ट का साक्ष्य? बताइए। उत्तराखंड PCA जूनियर प्रीलिम्स 2012
23 का बी, यह वैज्ञानिक साक्ष्य है। अरे अभी कहा था ना नार्को टेस्ट क्या है, असंवैधानिक एवं प्रतिबंधित हो गया है, इसलिए यह साक्षी नहीं है। इट इज नॉट अ फैक्ट, इट इज नॉट द एविडेंस। इसको सैल्वी बनाम कर्नाटक राज्य 2010 में असंवैधानिक तथा प्रतिबंधित कर दिया गया है। असंवैधानिक तथा प्रतिबंधित कर दिया गया है नार्को टेस्ट, इसलिए साक्ष्य नहीं है। ट्वेंटी थ्री का ए बी परिहार ने भी दिया है और दीपक गायब है भी। नाउ क्वेश्चन नंबर 24, भारतीय अधिनियम की किस धारा में डीएनए टेस्ट साक्ष्य में ग्राह्य है? सेक्शन 47, 48, 45, 49 किसके अंतर्गत डीएनए टेस्ट को साक्ष्य में ग्राह्य किया गया है? क्वेश्चन नंबर 24, उत्तराखंड पीसीएस जूनियर प्रीलिम 2011 डीएनए टेस्ट साक्ष्य में ग्राह्य है किस सेक्शन के अंतर्गत? किस सेक्शन के अंतर्गत साक्ष्य में ग्राह्य है? 24 का आंसर दो जल्दी। 24 का बी दिया है किसने? रोमिका ने। बी इज करेक्ट आंसर, बी परिहार। सेक्शन 45 के अंतर्गत डीएनए टेस्ट को साक्ष्य में ग्राह्य माना गया है। विशेषज्ञ की राय तो रहती है उसमें, तो डीएनए टेस्ट में ना, तो विशेषज्ञ की राय के अंतर्गत सेक्शन 45 आ गया। 45 में इसको ले लेंगे, सेक्शन 45 है इसमें। सेक्शन 45 बी आंसर इज करेक्ट। ओके, पुष्पराज 47 कह रहे हैं, 47 नहीं है पुष्पराज, सेक्शन 45 है जो डीएनए टेस्ट को साक्ष्य में ग्राह्य कराता है। क्वेश्चन नंबर आपका 25 है, भारत सरकार अधिनियम 1872 की धारा 45 में विशेषज्ञ की परिभाषा नहीं दी गई है, अतः एक विद्यार्थी भी विशेषज्ञ हो सकता है। यह विषादान निम्नलिखित के बाद में प्रतिपादित की गई थी। एक स्टूडेंट को भी विशेषज्ञ मान सकते हैं। प्यारे सिंह बनाम पंजाब राज 1977 सुप्रीम कोर्ट में, कानपुर विश्वविद्यालय बनाम समीर गुप्ता बनाम 1980 सुप्रीम कोर्ट, जो मोहम्मद जाहिद बनाम उत्तर प्रदेश राज्य 1999 सुप्रीम कोर्ट में, और विष्णु बनाम राज्य 2006 सुप्रीम कोर्ट में। बताइए जल्दी से। 25 यूपी विश्वविद्यालय 2012 और राजस्थान एपी 2011 किसमें? यदि आइडिया हो तो दो। रोमिका ने कहा 25 का बी, बिल्कुल सही रोमिका, 25 का बी इज करेक्ट। कानपुर विश्वविद्यालय बनाम समीर गुप्ता अन्य 1983 सुप्रीम कोर्ट के बाद में। उच्चतम न्यायालय ने निर्णय किया है कि एक विद्यार्थी को भी धारा 45 के अंतर्गत विशेषज्ञ माना जा सकता है यदि उसमें विशेषज्ञ गुण है तो। ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 26, रेस इंटर एलिया एक्टा प्राप्त योग्य है। रेस इंटर एलिया एक्टा प्राप्त योग्य है। 26 है ये। रेस इंटर एलिया एक्टा प्राप्त योग्य है। रेस इंटर एलिया एक्टा मतलब क्या है? अन्यों के मध्य बातें। रेस इंटर एलिया एक्टा मतलब अन्यों के मध्य बातें। अन्यों के दो यार से लिख रहे, अन्यों के मध्य बातें, अन्यों के मध्य बातें प्राप्त योग्य हैं। सेक्शन 48, 47, 46, 45 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट। बताइए किसके अंतर्गत? रेस इंटर एलिया एक्टा, अन्यों के मध्य बातें। झारखंड सिविल जज प्रीलिम्स 2015 में क्वेश्चन पूछा गया था, किस सेक्शन के अंतर्गत रेस इंटर एलिया एक्टा प्राप्त योग्य है? 26 का कहा डी, किसने कहा है? भरत ने, पूजा ने कहा डी, और रोमिका ने कहा सी इज करेक्ट आंसर। सेक्शन 46 भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 46 के अंतर्गत 46 के अंतर्गत भारत साक्ष्य अधिनियम की धारा 46 विशेषज्ञों की रायों से संबंधित तथ्य का वर्णन करता है। किसी विशेषज्ञ की राय की संपुष्टि या उसका खंडन किया जा सकता है। धारा के दृष्टांत यह उपदर्शित करते हैं कि इस प्रयोजन के लिए अन्यों के मध्य बातें, या इसको हम कहते हैं रेस इंटर एलिया एक्टा प्राप्त योग्य है। 26 का सी इज करेक्ट आंसर। सी इज करेक्ट, इसको ध्यान से देख लेना। पुष्पराज 47 नहीं था, 26 का सी था, सी सेक्शन 46। नाउ निम्नलिखित में से कौन से संयोजन सही सुमेलित नहीं है? हमको वो बताना है कौन सुमेलित नहीं है। अभी क्वेश्चन है, उसके बाद कूट दिखाऊंगा मैं।
अपराध की स्वेच्छा और सीधी अस्वीकृति स्वीकृति, अभियुक्त की स्वदोष पोचक संस्वीकृति, जब संस्वीकृति वाले अभियुक्त का विचार ना हो रहा हो तो इसे अपराधी के विरुद्ध प्रयोग नहीं किया सकता है। न्यायोत्तर संस्वीकृति संपुष्टि अनिवार्य है। बंदूक का प्रयोग करने में प्रशिक्षित पुलिस अधिकारी विशेषज्ञ की राय मानी जा सकती है। अब बताना है निजी कूटों की सहायता से उत्तर क्या होगा। ये कूट दिए रखे हैं आपको, इनको देखो, बताओ मुझे। उत्तर प्रदेश सिविल 2003 में क्वेश्चन पूछा गया था, कौन से सही उत्तर हैं? कौन से संयोजन सही सुमेलित नहीं है बताना है, कौन से सही सुमेलित नहीं है। ओके, अब बताओ जल्दी से कौन कौन से सुमेलित सही नहीं है। ट्वेंटी 27 का आंसर देना है, कौन से सही सुमेलित नहीं है। अपराध की स्वेच्छा और सीधी अभिस्वीकृति स्वीकृति, ये सुमेलित नहीं है। अभियुक्त की स्वदोष मोचक संस्वीकृति, जब संस्कृति वाले अभियुक्त का विचार ना हो रहा तो इसे ऐसे अपराधी के विरुद्ध प्रयोग नहीं किया सकता, ये भी। न्यायोत्तर संस्वीकृति संपुष्टि अनिवार्य है, ठीक है। बंदूक का प्रयोग करने में प्रशिक्षित पुलिस अधिकारी विशेषज्ञ की राय मानी जा सकती है, ये भी सही है। तो 3 और 4 सही हैं, तो गलत कौन होगा? 1 और 2। अब हम कूट देख लेते हैं। कूट में 1 और 2 मतलब ए आंसर इज करेक्ट। अब देखते हैं किसने सही आंसर दिया है। कोई नहीं दिया अभी तक 27 का आंसर। 27 का आंसर किसी ने दिया अभी तक? ट्वेंटी 27 का ये है, पूजा ने कहा। ओके पूजा, 1 एवं 2, 1 एवं 2 सही नहीं है, बिल्कुल सही। और किसी ने कहा क्या? और रोमिका ने भी कहा 27 का ये, ठीक है। और बाकी भी सब, अब इसको ए कर लेंगे। 1 और 2, 1 और 2 गलत थे। अब क्वेश्चन नंबर 29 हमारा। बा सा तथा दा ने आ को कभी लिखते हुए नहीं देखा, ठीक है। बा सा तथा दा ने आ को कभी लिखते हुए नहीं देखा, परंतु वे आके हस्तलेख के संबंध में राय देते हैं। इनमें से किसकी राय सुसंगत है? बाकी क्योंकि बा दिल्ली में एक व्यापारी है, आ ने बा को संबोधित करते हुए कई पत्र लिखे हैं। साकी क्योंकि सा आ का लिपिक है, सा का कर्तव्य आ के पत्र व्यवहार को देखना तथा फाइल करना था। दा की क्योंकि दा चा का दलाल है, आ द्वारा चा को लिखे पत्रों को चा ने दा के समक्ष बराबर रखा है तथा दा की सलाह ली है। उपरोक्त सभी बताइए। बहुत बढ़िया, अच्छा क्वेश्चन है। 29 ध्यान से आंसर देना, 29 का आंसर देना है आपको। मध्य प्रदेश एपीओ 2008। ओके, 29 का डी, बी परिहार। वेरी फास्ट एंड गुड आंसर, राइट आंसर। वाह भाई परिहार साहब, बहुत बढ़िया। उपरोक्त सभी सही हैं। बाकी क्योंकि वो दिल्ली में एक व्यापारी है, आने बा को संबोधित करते हुए कई पत्र लिखे हैं, सही बात है। इसकी हस्तलेख के रूप में उसको अपन क्या कर सकते हैं, लिखते हुए नहीं देखा, परंतु उसके उनकी राय जो है सुसंगत हो जाएगी। वहीं सा की क्योंकि सा आ का लिपिक है, सा कर्तव्य आके पत्र विभाग को देखना था, फाइल करना था, वो भी उसको देखता रहा है, इसकी उसकी राय सुसंगत हो जाएगी। और इसमें भी राय सुसंगत, इसलिए सारे के सारे डी आंसर बिल्कुल सही दिया। अभी परिहार साहब ने सबसे पहले दिया है। और रोमिका ने भी कहा 28 का डी। अभी 29 चल रहा है ना, 29 का डी, ठीक है। साना ने भी कहा 29 का डी, रोमिका ने भी कहा 29 का डी, पूजा सिंह ने भी 28 का बी कहा है। थैंक यू सर जी, बी परिहार, वेलकम बेटा। नाउ क्वेश्चन नंबर 30। विशेषज्ञ की राय को समर्थन या विखंडन करने वाले तथ्य सुसंगत हैं। विशेषज्ञ की राय को समर्थन मतलब उसको समर्थन करने वाले, विखंडन मतलब उसको तोड़ने वाले तथ्य सुसंगत हैं। सेक्शन 45 में, सेक्शन 46 में, सेक्शन 50 में और सेक्शन 51 में इंडियन एविडेंस एक्ट के अंतर्गत। बताइए 30। उत्तराखंड पीस सिविल 2009 में क्वेश्चन पूछा गया था, किस सेक्शन के अंतर्गत वो जो राय को विखंडित और समर्थन करने वाले तथ्य हैं सुसंगत होंगे? आपको देना है आंसर। 30 का दिया बी, भरत ने दिया है और बी परिहार ने दिया है, रोमिका ने दिया 30 का डी, रोमिका डी नहीं है, बी आंसर इज करेक्ट। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 46 के अंतर्गत वो सुसंगत होंगे। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 46 के अनुसार वे तथ्य जो अन्यथा सुसंगत नहीं है सुसंगत हैं यदि वे विशेषज्ञों की रायों का समर्थन करते हो या उनसे असंगत हो, जबकि ऐसी रायें सुसंगत हैं, अतः विकल्प भी सही होगा। वहीं सेक्शन 45 विशेषज्ञों की राय संबंधित है, हम जानते हैं। सेक्शन 50 नातेदारी के बारे में राय संबंधित है, हम जानते हैं। और सेक्शन 51 राय के आधार पर कब सुसंगत होंगी, हम जानते हैं। तो वह 46 हो गया यहाँ पे आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 31। एक सामान्य प्रथा
के अनुसार विवाह संपन्न हुआ। ओके, यह सिद्ध करने के लिए क्या नियम है? यह एक विधिमान वैवाहिक बंधन है। प्रथा को साक्ष्य द्वारा सिद्ध किया जाएगा। न्यायालय प्रथा का न्यायिक संज्ञान लेते हैं। न्यायालय सामान्य जन पर प्रथा के प्रभाव का मूल्यांकन करेगा। उपयुक्त सही, बताइए आंसर 31। यूपीएपीओ 2005 या फिर 2007 में क्वेश्चन पूछा गया था। एक सामान्य प्रथा के अनुसार विवाह संपन्न हुआ, यह सिद्ध करने के लिए क्या नियम है? यह एक विधिमान वैवाहिक बंधन है। बताइए जल्दी से आंसर 31 का आंसर दिया है। रोमिका ने कहा था 30 का डी। ओके, रोमिका बी था वो, तो 31 का डी नहीं था। या 31 का डी आंसर किसने दिया है? पूजा ने दिया है। ओके, 31 का डी साना ने दिया है और रोमिका ने भी दिया है और भरत ने भी कहा है 31 का डी आंसर इज करेक्ट। ऊपर सभी जब वो प्रथा का मूल्यांकन कर रहे हैं तो प्रथा को साक्ष्य के द्वारा सिद्ध किया जाएगा। ठीक है, न्यायालय प्रथा का संज्ञान लेंगे, न्यायिक संज्ञान लेंगे, फिर न्यायालय सामान्य जन पर प्रथा के प्रभाव का मूल्यांकन करेंगे और तीनों काम करेंगे तो वो प्रयुक्त हो जाएगा सभी। तो डी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। 32 निम्नलिखित में कौन सी बात अभिमत राय साक्ष्य के रूप में ग्राह्य नहीं है? एक साक्षी कथन की कोई जवाब विधि विरुद्ध प्रतीत होता हो, उस व्यक्ति की राय जो किसी दूसरे व्यक्ति की लिपि के बारे में न्यायालय को राय बताता हो, मेडिकल साक्षी की राय, पुस्तकों में दी गई विषयकों की राय जबकि वे मृत हो चुके हैं। क्या कौन है? कौन सा क्या है? कौन सी बात अभिमत राय के साक्ष्य रूप में ग्राह्य नहीं है? हमको बताना है जो ग्राह्य नहीं है ना। क्वेश्चन को ध्यान से समझ के आंसर दिया करो। 32 कौन सी साक्ष्य में ग्राह्य नहीं है? साक्ष्य के रूप में ग्राह्य नहीं है। मध्य प्रदेश विजय 1983 में क्वेश्चन पूछा गया था। आ, 32 का ए आंसर दिया है साहिबाना जैदी। ए कह रही हैं। बेटा क्वेश्चन को इंडिकेट करो, है ना, उससे क्लियर होगा अपन को। 32 का ए आंसर बिल्कुल सही है। उस एक साक्षी का कथन कि कोई जवाब विधि विरुद्ध प्रतीत होता हो, यह ग्राह्य नहीं है। बाकी सब ग्राह्य है। उस व्यक्ति की राय जो दूसरे व्यक्ति की लिपि के बारे में न्यायालय को राय बताता हो, मेडिकल साक्षी की राय, पुस्तकों में दी गई विषयों की राय, सारी की सारी ग्राह्य है। लेकिन ग्राह्य क्या नहीं है? ए इज नॉट करेक्ट, मतलब ए ग्राह्य नहीं है, इसलिए ए आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 33, अन्य व्यक्ति की राय भारतीय दंड संहिता 1860 के अधीन निम्न में से किन अपराधों हेतु सुसंगत नहीं है? भारतीय दंड संहिता 1860 के अधीन निम्न में से किन अपराधों हेतु सुसंगत नहीं है? अन्य व्यक्ति की राय, है ना, अनदर पर्सन, कोई अन्य व्यक्ति की राय किन मामलों में? सेक्शन 29, 299, 495, 498, 300, 498, 499, 494, 495, 497, 498, 399, 499, 300, 498। बताइए। थर्टी थ्री का सी आंसर दिया है। वेरी फास्ट भूमिका ने और बिल्कुल सही आंसर दिया है। सेक्शन 494, 495, 497 व 498 एक्चुअल में विवाह के विरुद्ध अपराध से संबंधित हैं ये सेक्शंस, इसलिए अन्य व्यक्ति की राय इसमें सुसंगत नहीं होगी। बिल्कुल सही आंसर दिया है, वेरी फास्ट आंसर दिया है और सही आंसर दिया है। राजस्थान एपीओ 2011, बिहार पीसीएस जूनियर प्रीलिम्स 2009 में क्वेश्चन पूछा गया था। बिल्कुल सही पूजा। ओके, भरत ने भी कहा है और दुबे, भरत ने भी, परिहार ने और पूजा ने। वेलकम बेटा। चलो ना, क्वेश्चन नंबर 34, हस्तलेख विशेषज्ञ की राय हमेशा संपुष्टि का आवश्यक है, साक्ष्य में अग्राह्य है, न्यायालयों पर बाध्यकारी है, बिना संपुष्टि के मान्य की जा सकती है। हस्तलेख विशेषज्ञ की राय हमेशा संपुष्टि कारक है, साक्ष्य में अग्राह्य है, न्यायालयों पर बाध्यकारी है, बिना संपुष्टि के मान की जा सकती है। बताइए। 36, 34 है, 34 मध्य प्रदेश विजय प्रीलिम्स 2010 और 34 का डी नहीं है। बिना संपुष्टि के मान्य कैसे की जाएगी भाई? भूमिका बिना संपुष्टि की तो मान्य की नहीं जाएगी ना, उसकी संपुष्टि भी तो आवश्यक है। भले विशेषज्ञ ने कहा है लेकिन संपुष्टि तो आवश्यक है। बिना संपुष्टि कैसे मान्य करेंगे बताओ? किसी के साथ अन्याय नहीं हो जाएगा। जबकि हमारे यहाँ पे तो न्याय का रूल ही ये है कि 100 अपराधी छूट जाएं लेकिन एक भी निरपराध को सजा नहीं होना चाहिए। तो फिर बिना संपुष्टि के तो कुछ, ये इवन मृत्युकालिक कथन में भी संपुष्टि की आवश्यकता है। तो यहाँ पे तो फिर विशेषज्ञ की राय है तो हमेशा संपुष्टि कारक है। ए आंसर इज करेक्ट। 34 का ए सही है।
शशि कुमार बनाम सुबोध कुमार AIR 1964 सुप्रीम कोर्ट 529 के निर्णय में भी इस बात को कहा गया था, हमेशा संपुष्टि आवश्यक है। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 35, टुडेज लास्ट क्वेश्चन। भारत संविधान अधिनियम की निम्नलिखित में से कौन सी धारा रूढ़ि के अस्तित्व के बारे में राय विचारों को सुसंगत मानती है? भारत संविधान अधिनियम की निम्नलिखित में से कौन सी धारा रूढ़ि के अस्तित्व के बारे में राय विचारों को सुसंगत मानती है? 47, 49, 48, 50। गिव द राइट आंसर। टाइम स्टार्ट्स नाउ। 35। यूपी सिविल जज 2013। 35 का बी आंसर दिया है साहबाना ने, बी दिया है। 35 का बी दिया है परिहार ने, साना ने 35 का सी दिया है। बी इज करेक्ट आंसर बेटा। भरत बी इज करेक्ट, रोमिका इज करेक्ट, पूजा इज करेक्ट। सेक्शन 48 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट, सेक्शन 48 स्पष्ट करती है कि जहां न्यायालय को किसी साधारण रूढ़ि या अधिकार के अस्तित्व के बारे में राय बनानी है, तब ऐसी रूढ़ि अधिकार के अस्तित्व के बारे में उनकी राय सुसंगत हैं जो उसका अस्तित्व होता तो संभावता उसे जानते होते। यदि उसका अस्तित्व होता तो संभावता जानते होते, उस काल के लोगों से बात की जाएगी ना। तो ये सेक्शन 48 था। ठीक है, तो अपन बस ठीक है 2 मिनट और ले लेते हैं अपन। 10:33 हो गए हैं ना, लेट हो गया था अपन, 10:35 तक लेंगे अपन, उसके बाद अपन इसको बंद कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 36 लेते हैं। किसी विवादित हस्तलेख को सिद्ध किया जा सकता है विशेषज्ञ को आहूत करके कि ऐसे व्यक्ति की परीक्षा द्वारा संबंधित दस्तावेज के लेखक के हस्तलेख से परिचित हो, स्वीकृत एवं विवादित हस्तलेखों की तुलना करके उपरोक्त सभी के द्वारा। किसी विवादित हस्तलेख को सिद्ध किया जा सकता है विशेषज्ञ को आहूत करके ऐसे व्यक्ति की परीक्षा द्वारा संबंधित दस्तावेज के लेखक के हस्तलेख से परिचित हो, स्वीकृत एवं विवादित हस्तलेखों की तुलना करके उपरोक्त सभी के द्वारा। बताइए जल्दी से। 36 मध्य प्रदेश 2005-6। वेलकम बेटा। मध्य प्रदेश 2005-2006 में क्वेश्चन पूछा गया था। 36 का डी आंसर दिया है किसने? रोमिका ने, भरत ने, बी परिहार ने भी दिया है भाई, और साना ने भी दिया है, साहबाना ने भी, पूजा ने, बिल्कुल सबने सही आंसर दिया है। इसके बारे में 2 मिनट बताता हूं मैं। सेक्शन 80 से 1872 के अंदर किसी विवादित हस्तलेख को निम्नलिखित ढंग से साबित किया जा सकता है। नंबर 1, हस्तलेख के मूल लेखक द्वारा न्यायालय में परीक्षा दी जाने से। नंबर 2, साक्ष्य विधि की धारा 45 के अंदर विशेषज्ञ द्वारा न्यायालय में दी गई राय से। थर्ड, सेक्शन 47 के अंदर ऐसे व्यक्ति की परीक्षा द्वारा जो संबंधित दस्तावेज के लेखक के हस्तलेख से परिचित हो। और फोर्थ है सेक्शन 73 के अंतर्गत प्रश्नगत हस्तलेख एवं साबित किए गए हस्तलेख की स्वयं न्यायाधीश द्वारा तुलना करके। नाउ क्वेश्चन नंबर 37, कूट की सहायता से उत्तर दीजिए। हस्तलेखन को सिद्ध किया जा सकता है लेखक के साक्ष्य द्वारा, विशेषज्ञ के मत द्वारा, हस्तलेख से परिचित व्यक्ति के साक्ष्य द्वारा, साक्ष्य नियम की धारा 73 के अंतर्गत न्यायालय द्वारा। हमको क्या करना है? इसमें कूट द्वारा सिद्ध करना है। अब इसमें कौन से सही है बताना है। केवल 1, 2 सही है, केवल 2, 3, 4 सही है, केवल 1 एवं 4 सही है, केवल 1, 2, 3, 4 सही है। वापिस क्वेश्चन आ गया। कूट की सहायता से उत्तर दीजिए। हस्तलेख को सिद्ध किया जा सकता है। 37 का आंसर। कौन कौन से इसमें स्टेटमेंट सही हैं? 37 का डी का परिहार ने बिल्कुल सही बेटा। 1, 2, 3, 4 चारों ही सही हैं। लेखक के साक्ष्य द्वारा, विशेषज्ञ के मत द्वारा, हस्तलेख से परिचित व्यक्ति के साक्ष्य द्वारा और साक्ष्य अधिनियम की धारा 73 के अंतर्गत न्यायालय द्वारा। इसलिए राइट आंसर क्या हो गया अपना? डी। 1, 2, 3, 4 चारों सही हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 38 और लास्ट क्वेश्चन है आज का। निम्न में से कौन सा सही योग नहीं है? स्वीकृति की परिभाषा 17, विशेषज्ञ की परिभाषा 45, चरित्र की परिभाषा 55 और सामान्य अधिकार व प्रथा सेक्शन 13, साक्ष्य अधिनियम। इसमें से कौन सा सही योग नहीं है? गिव द राइट आंसर। टाइम स्टार्ट्स नाउ। जल्दी से बताइए इसका आंसर मुझे। ओके 37 का 1, 2, 3, 4 था रोमिका, बिल्कुल सही। जल्दी बताइए इसको। इसका आंसर किसने दिया? क्या 38 का आंसर दिया है डी,
ओके, किसने दिया है? भरत दुबे ने दिया 38 का डी, बिल्कुल सही दिया है। सामान्य अधिकार व प्रथा का सेक्शन 13 जो है मैच नहीं करता है। एक्चुअल में यहाँ पे थोड़ा डिस्प्यूट भी है। सेक्शन 48 जो है यहाँ पे, सेक्शन 48, ओको, सेक्शन 48 जो है ये दोनों में ही बात कही गई है इसके बारे में। तो एक सेक्शन 13 है जो आगे के क्वेश्चन में आगे क्लियर हो जाएगा अपना। सेक्शन 13 कहता है फैक्ट्स रिलेवेंट व्हेन राइट और कस्टम इज इन क्वेश्चन, जबकि अधिकार या रूढ़ी प्रश्न कहते हैं तब सुसंगत तथ्य हैं सेक्शन 13 के अंतर्गत। और सेक्शन 48 कहता है ओपिनियन एज टू एग्जिस्टेंस ऑफ राइट और कस्टम व्हेन रिलेवेंट, अधिकार रूढ़ी के अस्तित्व के बारे में राय कब सुसंगत है। तो यहाँ पे 7 जो आपका स्वीकृति है 70 संबंधित है, विशेषज्ञ की 45 संबंधित है, चरित्र की परिभाषा से 55 संबंधित है, लेकिन यहाँ 13 जो है सुसंगत नहीं है, इसलिए यहाँ सेक्शन 48 होता तो सही होता, इसलिए ये सही मिला नहीं है, इसलिए डी आंसर इज करेक्ट। बिल्कुल सही दिया है आपने आंसर, भरत ने सही दिया था। ठीक है रोमिका, गुड नाइट, गुड नाइट टू ऑल, मिलते हैं कल। आठ 8 PM से करें कल। गुड नाइट टू ऑल।